भूपिंदर ठाकुर सांस ले रहे हैं तो स्वयंभू भी चलता रहेगा। इंडियन कॉमिक्स के लिए विदेशी आर्टिस्ट ही क्यों चुना? इंडियन आर्टिस्ट आपकी बुक डस्टबिन में जाएगी, फलाना होगा। ग्रुप बना, कोई एसोसिएशन बनी, इतना हल्ला हुआ था कि मतलब कुछ होने वाला है, कुछ हुआ नहीं। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अजीब किस्म का आदमी हूँ। थोड़ा एनआरआई पॉडकास्ट थोड़ा स्वच्छ रखते हैं। कॉमिक्स इंडस्ट्री, वही एक वर्ड इंडस्ट्री आ गया, इसको पहले ही हटा देते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप भी जल्दीबाजी में पब्लिशर बन गए। सुदीप जी तो पूरे प्रोफेशनल की तरह मिलते हैं शुरुआत से, फिर वो तो उन्होंने वो पूरी स्क्रिप्ट देखी, निशान लगा दिए कि ऐसा नहीं होगा, ये तो गलत है, फलाना। आपने एक एक करके टीम अपना खुद का सेटअप किया, उसके बारे में थोड़ा जर्नी बताएंगे तो। लेकिन इससे सेल्स पे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे ये चीज भी एक्साइट नहीं करती कि मेरी कॉमिक्स कितनी बिक गई। मैं खुद ऐसे प्लेटफॉर्म का वेट कर रहा था जहाँ के मुझे खुल के बोलने का मौका मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनआरआई स्टूडियोज पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो रिव्यू लिखा करते थे, कॉमिक्स के बहुत बड़े प्रेमी थे और ना जाने कब रिव्यू लिखते लिखते वो एक पब्लिशर भी बन गए। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट और स्वयंभू के करता धरता भूपिंदर ठाकुर सुपर यूनिक भाई जी का। भूपिंदर भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वेलकम। थैंक्स एवरीवन, आप सबका थैंक्स जो मुझे बुलाया। और जब मुझे मैसेज भी आया था अमित जी का, तो मैं थोड़ी देर तो ये सोचता रहा था कि मैं क्या वैल्यू ऐड करूंगा। मुझसे ज़्यादा ही कॉमिक्स की समझ रखने वाले हैं, आर्ट वर्क की समझ रखने वाले हैं। तो चलो, मैं कुछ भी हो जो मुझसे पूछा जाएगा, मैं अच्छे से अच्छे मतलब ऑनेस्टली उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। और काश मतलब आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। नहीं, हमारे यहाँ मतलब गीता पे हाथ रख के कसमें नहीं खाई जाती है। तो मतलब आप खुल के बोल सकते हैं। एक्चुअली मैं खुद ऐसे प्लेटफॉर्म का वेट कर रहा था जहाँ के मुझे खुल के बोलने का मौका मिले। लेकिन मिलन, तुम कह रहे हो गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती, मतलब क्या तुम फ्री हैंड दे रहे हो कि झूठ भी बोल सकते हैं ऐसा? हाँ हाँ जरूर। कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ भूपिंदर भाई, तो मतलब ऑडियंस के लिए वैल्यू ऐड हो ना हो, हम लोगों को बात करने में अच्छा लगता है किसी भी नए गेस्ट से और कॉमिक्स से जुड़े हुए लोगों से जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। तो मेन मकसद वही है कि हम लोगों को मजा आए, बाकी ऑडियंस को भी आना चाहिए, वो तो बात है। बट कभी कभी नहीं आता है, जैसे हमारे लास्ट पॉडकास्ट में कमेंट्स आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बट दैट इज फाइन। हम लोगों को मजा। ऐसा मत बोलो। आलोक जी थे, इतनी नॉलेज थी उसके अंदर। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी आलोक जी मुझे रिसेंटली मिले थे, तो ऑलमोस्ट वन वे कॉन्वर्सेशन रहा पूरे उसके अंदर। तो वो एक्चुअली वो इतना कुछ बताते हैं, वो सुनते सुनते ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी किया। तो वो सुनने में इतना मजा आ रहा है, आगे से बोलने का। फिर वो हो सकता है मे बी ऑडियंस को बोरिंग लगे कि कुछ काउंटर क्वेश्चन नहीं किए गए, लेकिन मैंने उनको जाते हुए ये बोला जब कि मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मतलब मैं भी कुछ कोशिश करूंगा बोलने की। तो उन्होंने कहा कि यार आप मुझे सुना रहे हो कि मतलब मैंने बहुत ज्यादा बोला। मैं कहा ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली क्या है कि आप इतना कुछ बोल रहे थे कि वो आगे से कुछ भी बोलते तो ऐसा लगता है कि शायद वो वाली बात हो जाती है ना कि मैं भी कुछ वैल्यू ऐड करो। ये वैसा वाला, यहीं पे मैं एक पॉइंट दे देता हूँ कि जो कोर 1.0 और 2.0 में जो डिफरेंस है, वो चीज समझने की यहाँ पर मतलब वैसी वाली चीज है कि अगर मैं आलोक जी के सामने उनको ये बताने लगूं कि अच्छा कॉमिक्स में ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो फिर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है कि अभी तो मुझे इतना टाइम एक्सपीरियंस हुआ नहीं और मैं कुछ उसमें क्या ऐड कर सकता हूँ। अभी सुनने का टाइम है, जितना सुनूंगा उतना अच्छा इंप्लीमेंट कर सकूंगा। मैं यही ऐड करना चाहूंगा मेरे दुग्गल साहब और मिलन के डिफेंस में कि हम लोग ने वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा किया था हम लोगों का। और और आलोक भाई का जैसे बोला ना कि भूपिंदर भाई ने कि ही इज अ फैन, कॉमिक फैन। और जब फैन अपनी तरफ से बोल रहा है तो हम लोग को अच्छा लगता है कि उसका भी पर्सपेक्टिव सुने। और प्लस ही इज मोर देन अ फैन बिकॉज ही इज इनटू क्रिएटिव मीडियम आल्सो, जैसे कि भूपिंदर भाई हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं भूपिंदर भाई से कि उनकी अर्ली मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड विद भूपिंदर भाई कैसी थी। मतलब मैं आया सीधा कोर का डिस्कशन में, कि कोई इंट्रो किया कि सीधे घुस गए मसाले की तरस में। हाँ बिल्कुल, चूस लो शुरुआत से। हाँ मेरा सीन ऐसा है कि मुझे जो चीज बोलनी है मैं बोल देता हूँ। उसके बीच में मुझे ना तो मुझे वो कहते हैं ना कि वो सेकंड फेस लेके कोई कैमरा के सामने आता है कि नहीं ऐसी चीजें बोलनी, ऐसी नहीं बोलनी। तो जो चीज है क्लियर है। मेरे साथ कोर नई और पुरानी टीम दोनों की बातचीत होती रहती है, तो मुझे कभी भी किसी का मैसेज कुछ आता भी है कि इस रिलेटेड आपने ये गलत बोला,
तो मैं वही बोलता हूँ जो मुझे फील हुआ और जैसा महसूस होता है। तो इन सब चीज़ों में मेरा कुछ ऐसा है नहीं कि ट्रांसपेरेंसी पूरी है। कल पोस्ट करते वक्त फिर ज़मीर की लाश के बारे में लिखने वाला था, फिर मैं कि नहीं रहने दो, एनआरआई पॉडकास्ट थोड़ा स्वच्छ रखते हैं। पर फिर भी काफी सवाल आए, राइट? हाँ, काफी सवाल आए हैं, जाएंगे उसके ऊपर हम लोग। चलिए तो विवेक भाई ने जैसे स्टार्ट कर ही दिया, तो आई थिंक ब्रीफली आप बता सकते हैं चाइल्डहुड के बारे में। थोड़ा सा प्लग कर देता हूँ कॉमिक्स एनिमल भाई का चैनल भी यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू पूरा उधर देखा था एंड आपने काफी अच्छे से आंसर दिए उधर, तो लोगों को कहूंगा वो भी चेकआउट करो, काफी अच्छा इंटरव्यू। और वहाँ पे आपने चाइल्डहुड के स्ट्रगल्स के बारे में काफी कुछ बताया है, तो यहाँ पे आप आई थिंक ब्रीफली बता सकते हैं ताकि हम और टॉपिक्स पे जा सकें और लोगों को कुछ नया भी सुनने को मिले। हाँ, तो मेरा एक्चुअली क्या है, मैंने शायद पहले भी किसी पॉडकास्ट में बोला था कि कॉमिक्स इंडिविजुअली मेरा ऐसा नहीं रहा है, लेकिन जो पूरा पॉप कल्चर है, लाइक इसमें चाहे कार्टून्स हो या फिर इसमें स्केचेस करना और ड्राइंग भी मुझे करने का शौक था बचपन में, और तो ये सारी चीज़ें मिलके मेरा मतलब बचपन बना है, कार्टून्स देखना और ये सब चीज़ें। तो लेकिन कॉमिक्स का इंडिविजुअली मेरे ऊपर काफ़ी वो समय ऐसा था कि उसमें आपको जो ये कॉमिक्स का मीडियम था ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था कि आपको कहीं पे वो दिख जाती थी, चाहे 1 या 2 कॉमिक्स से दिखे। तो मुझे एक्चुअली मेरे पेरेंट्स काफ़ी इन सब चीज़ों को लेके ओपन माइंडेड नहीं थे, तो कॉमिक्स दिलवाना भी उन्होंने मुझे लगता है एक भी कॉमिक नहीं दिलवाई कभी। तो लेकिन मेरे जो कज़न्स हैं उनके थ्रू मुझे कॉमिक्स मिलती रही, तो हम छुट्टियों में कभी भी उनके पास जाते थे तो वहाँ से कॉमिक्स मिलती थी, वहीं से एक्सपोज़र मिला कॉमिक्स का। और उसमें भी इतना नॉलेज नहीं था कि आज इन सब चीज़ों की हम बात करते हैं कि क्रिएटिव्स कौन है, आर्टिस्ट कौन है, इन सब चीज़ों का कुछ नहीं था। सिर्फ दिमाग में यही था कि नागराज है, और उस वक्त शायद 1-2 छुट्टियों में जितने भी कॉमिक पढ़ते थे वो सब मेमोरीज लेके वो पूरा साल वही सोचते रहते थे कि यार नागराज की नेक्स्ट कॉमिक आएगी तो भैया के पास जाऊंगा तब पढ़ूंगा। तो ऐसे एक्सपोजर मिला, कुछ बहुत कम कॉमिक्स पढ़ी। फिर उसके बाद मेरे कजन्स कुछ ऐसे थे वो बहुत अच्छा स्केच कर लेते थे, तो कभी मुझे कॉमिक गिफ्ट कर देते थे भैया, तो हम उसको कई कई बार पढ़ेंगे, फिर वो स्केच करके हमें दिखाएंगे, कोई और कजन आएगा तो फिर हम अपने आप भी स्केच करते रहेंगे, नागराज बनाएंगे, ध्रुव बनाएंगे। और तो और उस वक्त ऐसा भी होता था कि हम अपने सुपर हीरोज बना रहे हैं, आप सबने भी ऐसा किया होगा कि कुछ भी कार्टून बनाएंगे इसकी ये सुपर पावर्स हैं, तो इस तरह की चीजें करते रहते थे। और फिर शो ऑफ करने का भी कॉमिक्स का उस वक्त बहुत ज्यादा होता था कि अगर किसी के पास कॉमिक्स है और कोई आपके घर पे आ गया, उसने देख लिया यार ये क्या चीज है, कॉमिक्स है, तो वो मेरे तो मैं यहाँ पर आज भी ऐसा करता हूँ भूपेंद्र भाई। ठीक है। बहुत बदनाम हूँ आप अपनी कम्युनिटी में मैं। एक्चुअली क्या है, उस वक्त अगर कोई कॉमिक्स देखता था तो उनको ऐसा लगता था कि भाई इसके पास पता नहीं क्या है, मतलब इसके पास कोई खजाना है। लेकिन अगर आज कोई कॉमिक्स देखता है तो वो बस ऐसे देख के अच्छा ऐसे करके निकल जाते हैं। हमारे घर में मेरी फैमिली के अंदर कम से कम नहीं तो 25 to 30 किड्स ऐसे हैं जो अभी 20 के एज में चल रहे हैं, और वो सारे मतलब मेरे कजन्स या कजन्स के बच्चे हैं, कुछ ऐसा चीज है। तो वो जब भी मेरे घर आते हैं मैं उनको अलमारी दिखाता भी हूँ, तो रेयरली 1-2 बच्चा है जिसने 1-2 बुक उठाई होगी, उनको मैं बोलता हूँ कि ये मेरी है, मेरी तो रहने दो पढ़ना, तुम अभी बच्चे हो, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे और भी कॉमिक्स हैं, तो उनको मैं जबरदस्ती देता हूँ, तो जाके वो एक थोड़ी देर पढ़ेंगे, 1-2 रीडिंग करेंगे। लेकिन वो अब रहा नहीं है। पहले एक ऐसी चीज थी, आपके पास कॉमिक्स होती थी तो आपको लगता है पता नहीं क्या। एक बार मैं स्कूल ले गया, मुझे याद है मैं काफी इंट्रोवर्ट होता था और स्कूल में भी कम बातें करता था, कुछ ऐसा मतलब बस अपना बैठे चुपचाप और घर आ गए। तो मैं एक बार कॉमिक्स ले गया और उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ही राजा हूँ अपनी क्लास का, ये कॉमिक्स लेके आया, ये कॉमिक्स लेके आया, और सारे वो मतलब आप वो उस समय कॉमिक्स। सबसे कूल बन गए होंगे क्लास में, मोस्ट हाँ हाँ हैपनिंग होता है ना। बिल्कुल। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे पहली बार क्लास में पता चला कि भूपिंदर भी कोई है। तो चोरी नहीं हुई क्या कॉमिक्स हो? क्योंकि मेरी क्लास में कोई लेके आता था उसकी चोरी हो जाती थी। ये चोरी तो नहीं, लेकिन मुझसे मांग के ले गए और वापस नहीं दी। एक्चुअली वापस ना लेने का भी कोई दुख नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझसे मांग के लेके गए कॉमिक्स, हाँ ले जाओ यार कॉमिक्स ले जाओ, तो दोबारा मिल जाएगी, ऐसा था उस वक्त। तो बचपन में ऐसा है, बहुत कम कॉमिक्स पढ़ी है। अभी भी मुझे ऐसा याद है कि मैंने जितनी बहुत ज्यादा मैक्सिमम अपने लाइफ में कॉमिक्स पढ़ी है वो कोविड के आने के बाद पढ़ी है। पुरानी अच्छा। मतलब ऐसा कुछ ओरिजिन का भी कुछ अच्छे से आइडिया नहीं था। सुपर कमांडो ध्रुव का मुझे याद था कि वो सर्कस वाला सीन था और आग लगती है और ये सब चीजें, तो वो भी अच्छे से स्टोरी का मतलब हाइलाइट्स याद नहीं थी, जैसे वो प्रतिज्ञा लेता है, वो कितना एपिक सीन है, ये सब चीजें। तो वो मैंने महसूस अभी की जब कोविड के टाइम पे मैंने ये सारी बुक्स दोबारा से पढ़ी, क्या ओरिजिन है ये सब। लेकिन बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हुई थी, भोकाल की कॉमिक्स बचपन में पढ़ी हुई थी, तो मुझे काफी लगता था कि यार वो कैरेक्टर कौन सा है। और मुझे अभी भी याद है
कि कोविड में भी जब मैंने पहली बार कॉमिक्स मंगाई तो मैंने भोकाल की मंगाई थी, महारावण और ये सब। तो मुझे ऐसा लगा था कि पहले इन्हें पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर मैंने कॉमिक्स कलेक्ट करना शुरू किया। तो भूपी भाई, इसका ना डायरेक्ट रिलेशन इससे भी होता है, आपकी लोकेलिटी किधर किधर से है और उधर कॉमिक्स की या अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे मैं जहाँ रहता था कोटद्वार में, हाँ हाँ उत्तराखंड में ही एक छोटी सी जगह कोटद्वार, आई एम नॉट श्योर आपने सुना है कि नहीं सुना। पर नहीं उधर कैसा है कि लेट आती थी कॉमिक्स, या तो हमें पुरानी कॉमिक्स मिलती थी, फिर या तो जब बस स्टेशन वगैरह कभी जाना हुआ, जब भी गाँव जा रहे हैं ओके तो उधर कुछ नहीं मिल जाती थी। तो उस चक्कर में मेरा भी ऐसे ही मिक्स्ड रहा बचपन की, इधर उधर की कॉमिक्स पढ़ी, बाद में ओरिजिन वगैरह जब वो जो ऑनलाइन आ गए इंटरनेट पर, हाँ तब हाँ 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 पायरेसी से नाता जुड़ा, फिर उसके बाद वापस कॉमिक से नाता जुड़ा, वैसा हुआ। तो आपका कैसा था, लोकेलिटी में अवेलेबिलिटी थी या फिर इट वाज लाइक सेम? बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली क्या है, मेरे मदर थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे इन सब चीज़ों को लेके कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, बाहर निकलेंगे, ये होगा। तो हम जिस लोकेलिटी में रहते थे वो थोड़ा अपर क्लास वाली लोकेलिटी होती थी और वहाँ के बच्चे भी ऐसा सीन रहता था कि क्योंकि हम बाद में हमने बहुत जगह पे शिफ्ट किया, नए नए एरियाज में गए, कुछ थोड़ा रूरल रिमोट एरियाज में भी गए, तो वहाँ जाके पता चला कि वहाँ के बच्चे बाहर ही रहते हैं। लेकिन जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पे बच्चे निकलते शाम को 5:30 बजे निकलेंगे और मार्केट भी वहाँ से बहुत दूर होती थी, तो हमारा ऐसा एक्सपोजर नहीं रहा। हम ऐसे एरिया ये में रहे जैसे सोसाइटीज टाइप में रहे, वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, कुछ नहीं है और रूबी भाई, सिर्फ। हाँ जगह जी, का नाम बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं? मैं सेक्टर 10 चंडीगढ़ में रहता था। हाँ, तो हम्म, वहाँ पे गार्डन नज़दीक था, बस वहाँ पे गए, वहाँ से स्कूल गए, तो यही सब चीज़ें थी। और स्कूल के अंदर भी मुझे अभी भी याद है कि कोई भी बच्चा, मुझे एक भी ऐसा नहीं मिला अपने साथ में या मेरा फ्रेंड जो कॉमिक पढ़ता था। तो मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा था कि चंडीगढ़ में मे बी शायद इस तरह का नहीं होगा उस वक़्त बहुत ज़्यादा कल्चर या कुछ। लेकिन जो मुझसे बड़े थे मेरे कज़िन्स वग़ैरह, उनमें बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं जिनके पास पढ़ने जाता था वो पटियाला रहते थे, तो उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा था। उनको तो मार भी पड़ती थी बहुत, कभी उल्टा लटका देंगे, कभी कुछ कर देंगे कि कहाँ गई। मतलब बैग भर के जा रहा है तो वो चेक किया कि उसमें बुक्स नहीं है, कॉमिक्स भरी हुई हैं। तो ऐसा सब मेरे कज़िन्स के साथ होता था। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था और मैंने कॉमिक्स बहुत कम पढ़ी, लेकिन दिखती बहुत थी। बस स्टैंड जाते थे, कभी हम यहाँ से अपने नानी के घर जाएँगे, दादी के घर जाएँगे, तो बस स्टैंड में वहीं पे जो 5-10 मिनट का ब्रेक होगा ना, उसमें वो कवर्स देख के कि अच्छा नागायण आई है आजकल, अब ऐसा आया है, तो वो देख के ही बड़ी तृप्ति सी हो जाती थी कि जब जाएँगे तो मे बी शायद भैया जो है उनके पास ही कॉमिक्स पढ़ने को मिले। बिल्कुल, आई थिंक मेरे जैसा ही रहा आपका। और मतलब आप अपना मतलब बर्थ ईयर बता सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे सब हाँ, 90s मु वाले, 90s से पहले के भी हैं कुछ भाई लोग हमारे। हाँ, हाँ, हाँ। मुझसे बड़े ही कुछ होंगे, मैं मुझे नहीं लग रहा जानता है उनको। 88, मेरा 88 अच्छा, है। तो ऑलमोस्ट आप मतलब इनके बाद वाली जनरेशन से ही हो, मतलब ओके, ओ सेम ही हाँ होंगे, पता हाँ, नहीं। अपनी तरफ खींच लो आप। हाँ मेरी अब जनरेशन के हैं। इशारा इनका देखो, अमित भाई का बेसिकली ये मैसेज कन्वे करने का है लोगों को कि मैं बुड्ढों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ। हाँ अरे बुड्ढों से याद आया, अभी जब से कॉमिक्स वाले चल रहा है तो मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि मेरे ना दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि मेरी एज अभी कम है। मतलब किसी से बात करते हुए मुझे सामने वाला ऐसा लगता है कि ये एज्ड है, और फिर बाद में रियलाइज होता है कि यार मैं खुद भी तो 35 हूँ, क्या बोलूं मतलब आगे, मतलब बंदे को। तो मैं ज्यादातर ऐसे ही कर देता हूँ, किसी को ग्रीट ना, हेलो हाय नमस्ते, बस आगे कुछ नहीं। तो लेकिन अब बाल जब झड़ने लगे तो मैं अब खुद को रियलाइज इतना ज्यादा होने लगा कि नहीं यार अब तो हो गया। तो भूपी भाई, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, और हाँ जी। सिंस बुड्ढों का भी टॉपिक छिड़ा ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अपने तरफ से ऐड करना बहुत सही रहेगा। कल ना यहाँ पे, जहाँ पे मैं डैलस में रहता हूँ, वहाँ पे एक 82 ईयर ओल्ड था, आर्मी वेटरन था। वो ओके। शायद एयरफोर्स में था, माय बैड। तो उसने अपना गराज सेल रखा था और उसने एक से एक कॉमिक्स यहाँ पे रखी हुई थी। और मैं उससे पूछा कि यार तुम इतनी सारी कॉमिक्स कहाँ से रखे हो? मतलब उसके पास 50-60 कम से कम ग्रेडेड कॉमिक्स थी, स्पाइडरमैन की, ब्रॉन्ज एज की, फिर सिल्वर एज की, फिर अभी मॉडर्न एज की भी। तो कहने लगा कि अब आई एम ट्राइंग टू गेट रेड ऑफ इट, क्योंकि मेरे ग्रैंड चाइल्ड सब पढ़ते नहीं है, वो लोग ज्यादा विजुअल मीडियम में है। एक्सक्यूज मी। जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील बनाना, फेसबुक पे रील बनाना और ये सब। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था जैसे कि ये जो कल्चर है ना, कि इंडिया में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कंपेयर टू यूएस हाँ, ज्यादा है। तो सोशल प्रेजेंस इंडियंस का ज्यादा है कंपेयर टू इंडियन। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला यार तुम्हारी तो अच्छी खासी 2 लाइब्रेरी खुल सकती हैं और तुम्हारे ग्रैंड चाइल्ड्स वुड बी ब्लेस्ड टू हैव दीज कॉमिक्स। लेकिन वो बहुत ही सैड फील कर रहा था कि उसको अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ रही हैं अपने बाकी एज
के गुजरते जो उसको डिफिकल्टीज आ रही होंगी उसके लिए। तो अभी इंडिया में आपको कैसा लगता है? आपने बताया कि चंडीगढ़ सेक्टर 10 में जब आप रहते थे तो वहाँ पे उतनी कॉमिक्स आती नहीं थी। अभी आप पब्लिशर बने हो, आपने एक पूरा जनरेशन देखा है। अभी आप लोग के साथ चैलेंज ये भी है कि सोशल फुटफॉल मतलब विजुअल मीडियम का इतना ज़्यादा है कि बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू रीडिंग हैबिट। तो हाउ आर यू टैकलिंग दिस सिचुएशन एज अ पब्लिशर? अभी टैकल करने का तो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो आपको बजट का अपना हिस्सा है वो आपको मार्केटिंग में नए-नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। और बुक्स के लिए भी ऐसा है कि आपने जैसे अगर मैंने 5 या 10 बुक्स निकाल दूँगा मैं, तो उसके बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बजट जो है वो मार्केटिंग के नए-नए तरीकों की तरफ सोचना भी पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे पास ऐसा कोई सेट ऑफ प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि विजुअल मीडियम के थ्रू ही लोगों के सामने वो चीज़ आती रहे। फिलहाल मेरे पास इसका कोई जितने मैंने अभी तक जितने भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्वयंभू ने क्या-क्या किया, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे ध्यान दिया, एनिमेशन पे ध्यान दिया। लेकिन इन सब राइट। एफर्ट्स के बाद भी मतलब कोई पॉजिटिव डायरेक्शन में सेल्स नहीं गई। ऐसा कुछ मैं आपको नंबर नहीं बता सकता या कोई आइडिया नहीं दे सकता कंपैरेटिवली, क्योंकि अगर मुझे किसी का नहीं पता है तो बुलसआई का तो मुझे पता ही है। मतलब उनके साथ मेरे इतना कम्युनिकेशन होता है कि वो ऑलमोस्ट सब कुछ मुझे बता देते हैं कि किस तरह की सेल्स रह रही है क्या है। तो ऐसा कंपैरेटिवली मैंने कोई डिफरेंशियल कुछ ऐसा सेल्स नहीं की या कुछ किया कि मैंने जो ये एफर्ट की इसका मुझे बेनिफिट मिला है। तो इसीलिए मुझे अभी थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगने लगा है कि डायरेक्शन होना बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके पास। पहले मुझे बहुत सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल है क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं है। करेक्ट। मतलब राइट। जिसने भी कुछ किया है अभी जिस वक़्त मुझे याद है जब मैं स्वयंभू जब फर्स्ट कॉमिक लेके आ रहा था, उस वक़्त कोई भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा था। एट लीस्ट उस समय पे। यूट्यूब पे हमने अपना इंट्रो वो उसका किया, इनकॉग्निटो का कैरेक्टर रिवील किया। इनकॉग्निटो का फिर उसके सत्य। बाद मुझे ऐसा लगा कि बच्चे आजकल रैप की तरफ बड़ा जा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक रैप सॉन्ग निकालते हैं, ठीक। ऑब्वियसली थोड़ा बजट में किया, उतना ज़्यादा बजट पे नहीं गए कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगे, लेकिन फिर भी ओके था। तो ये सब चीज़ें की, लेकिन इससे सेल्स पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उसके बाद सोचा कि निकालते रहते हैं एनिमेशन शॉर्ट्स, कोई ना कोई वायरल होगा, शायद कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर मेरे साथ क्या कहते हैं, प्रणय भी था। प्रणय के भी कुछ आइडियाज़ मुझे अच्छे लगते थे। मुझे जहाँ से भी कोई आइडिया ऐसा लगता था कि ये हिट हो सकता है, मैं उन सब चीज़ों को कर रहा था। हाई लेकिन अभी किसी बीपीटीवी भी प्रणय। हाँ, हाई बीपीटीवी। तो किसी भी चीज़ का अभी इम्पैक्ट ऐसा नहीं दिखा कि मुझे सेल्स में ऑब्वियसली मतलब खर्चा तो उसमें काफ़ी हुआ है। चाहे मैंने लिमिटेड चीज़ें की हैं, लेकिन एनिमेशन के चाहे शॉर्ट्स करने हो, कुछ करने हो। एक आइडिया के तौर पे मैं बताऊँ, मैंने एक सत्युग का भी किया था एक एनिमेशन, जो हाँ 2D देखा था, वो था मैंने। प्रणय ने नहीं किया था वो। तो हाँ उसमें भी मेरा मतलब 1.5 लाख खर्चा आया था उस एनिमेशन के अंदर, वो जो 2 मिनट का बना या 2.5 मिनट का। तो ऐसे छोटे-छोटे एनिमेशंस के ऊपर सोचो मैंने कितना खर्चा किया, लेकिन उन सब का बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वो सारी स्ट्रैटेजीज़ फैली हुई हैं अभी। उनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है। एक चीज़ और रहती है कि एनिमेशन सिर्फ़ आप पहले मैं इसलिए कर रहा था कि चलो कुछ नया करते हैं, और कोई मुझसे बेटर अगर कर सकता है तो उसके लिए कम से कम एक एग्ज़ाम्पल तो सेट होगा कि उसके पास बजट होगा और वो कहेगा कि यार ये ऐसा कर राइट। सकते हैं, हम इनसे बेटर कर सकते हैं, ज़्यादा बजट के साथ। पहले इस आइडिया के साथ सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि यार एक कॉमिक पब्लिशर ने इस एनिमेशन को निकाला है, चलो उसको प्रेज़ करते हैं कि उसने अच्छा किया है। लेकिन ये प्रेज़ करने वाले लोग ही बहुत कम हैं। अगर हमें कुछ भी निकालना है, अगर मैं एनिमेशन के लिए भी कुछ निकालता हूँ, चाहे वो 10 मिनट का या 5 मिनट का है, या फिर मैं कोई लाइव एक्शन भी कुछ करता हूँ, तो कोई भी उसको इसलिए प्रेज़ नहीं करने वाला, ये कॉमिक पब्लिशर ने किया है तो उस नज़र से देखो और फिर ये अच्छा है। जब वो जिस ऑडियंस तक हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑडियंस है, जो आजकल एनिमेशन देख रही है या यूट्यूब पे है या इंस्टा पे है, वो लोग उसको कंपेयर ही उस चीज़ से करेंगे कि जो अब वो डीसी, मार्वल या उसका एनिमेशन देख रहे हैं। वो ये चीज़ नहीं सोचने वाले यार इंडियन ने किया है, ठीक किया है। ऐसा कोई नहीं सोचने वाला। तो इसलिए फिर अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ सोच समझ के अपने बजट को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आगे के लिए भी थोड़ा सेव कर रहा हूँ कि अगर कुछ करूँ तो ऐसा करूँ कि कोई ऐसा ना कहे कि यार इसमें तो ऊँच-नीच है, या लोग कंपेयर करके ऐसा तसल्ली सी दे दे कि नहीं-नहीं आपने अच्छा किया है। तो इसलिए थोड़ा-सा अभी वो ब्रेक लगाया है, तो और डायरेक्शन थोड़ी उस तरह से दे रहा हूँ। आगे की प्लानिंग यही है कि जो भी चीज़ें करें तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट आता है, या फिर जो एक्जिस्टिंग कॉमिक्स है उनके बारे में इस तरह का कंटेंट निकाल ले जिनको लगातार एडवर्टाइज किया जाए इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे।
और मेन चीज़ है स्टोरी टेलिंग करना ज़रूरी है। सिर्फ कॉमिक्स को दिखा देना, अगर मैं अपनी कॉमिक्स के कवर्स दिखा दूँ, उनके पेज पलट के दिखा दूँ, तो किसी का इंटरेस्ट नहीं बनने वाला, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे पास कवर्स बहुत अच्छे हैं, इतनी सारी कॉमिक्स पड़ी हैं, मतलब पब्लिशर बनने से पहले तक मैं बहुत ज़्यादा कॉमिक्स खरीद रहा था। पब्लिशर बनने के बाद मैंने बहुत कम, क्योंकि टाइम भी नहीं लग रहा था, वैसे ही इकट्ठी करके फ़ायदा नहीं था। तो मैंने 1-1.5 साल के अंदर मुझे लगता है 1000 कॉमिक्स तो मेरे पास इकट्ठी हैं, जिसमें राज कॉमिक्स से लेके डीसी मार्वल सब कुछ है। तो मेरे घर पे जो इतने बच्चे आ रहे हैं, उन्हीं को वो चीज़ ऐसे नहीं कर पा रही है कि उसको पढ़े। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट निकालना ज़रूरी है। और एनिमेशन के पीछे मेरा यही आइडिया था कि बाय चांस अगर किसी एनिमेशन पे हमारी स्टोरी या कैरेक्टर किसी को पसंद आ जाए और वो उसका इंटरेस्ट जागे कि यार और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कई बार मैसेज आए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया उसके बारे में कि आपका सेकंड एपिसोड कब आएगा। फिर उनको मैंने बताया कि सेकंड एपिसोड तो आ जाएगा, लेकिन कॉमिक्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये लिंक है ऐसा वैसा। राइट। लेकिन अब सोचो कि जो ज़रूरत है इस मार्केट की, वो ऐसा नहीं है कि मैं 1 या 2 या 4 या 10 लोगों से बात करके उनको अपनी कॉमिक्स का लिंक भेजूं और वो खरीद के वहां से खरीदें। तो मतलब इससे कोई बदलाव भी नहीं आने वाला। और मुझे ये एफर्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम लगते हैं, क्योंकि मैं एक दिन रवि जी को कह रहा था कि अब मुझे ये चीज़ भी एक्साइट नहीं करती कि मेरी कॉमिक्स कितनी बिक गई। लाइक अगर मुझे ऑर्डर मतलब 40 या 50 कॉमिक्स का एक साथ ऑर्डर भी आ जाता है, तो मुझे वो चीज़ एक्साइट ही नहीं करती, क्योंकि वो 50 या 100 कॉमिक्स मेरी बिक भी जाती है तो मेरे को कितना हो गया, 20-25 हज़ार हो गया। अगर मैं एवरेज भी निकालूं पूरे साल का, तो मतलब मेरा ऐसा निकलता है महीने की मेरी अर्निंग कॉमिक्स से 4-5 हज़ार रुपए। और इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि एक एक क्वेरी को मैं देखूं, उनका जवाब दूं, फिर उनको कॉमिक्स के लिंक भेजूं, फिर वो कहेगा कि नहीं डिस्काउंट वाला दो, फिर मैं उस वेबसाइट पे जाऊँ। इतने टाइम पे मतलब कि मैं जो अपना मेरा बिजनेस है, मैंने उसको बहुत इग्नोर किया। जब मैंने पब्लिशिंग शुरू किया तो मेरा वो डिवाइड काम इतना हो गया था कि मुझे एक साइड से क्लाइंट्स की मीटिंग की रिक्वेस्ट आ रही है, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। फिर वो क्लाइंट बाद में मतलब उनके साथ थोड़ा मतलब बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन मैं लूज भी करता रहा जस्ट इस वजह से, क्योंकि मेरा सारा माइंड कॉमिक्स की तरफ ही इन्वेस्टेड हो गया था। मैं बहुत कुछ अचीव करने के पीछे भागने लगा। ऑब्वियसली मेरा ओरिजिनली आइडिया सिर्फ इतना था कि चलो कुछ ट्राई करते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक बड़ी कंपनी खोलूंगा, मेरे कैरेक्टर सुपर कमांडो ध्रुव या नागरा से भी बड़े हो जाएंगे और मैं बहुत बड़ा खुद भी राइटर बन जाऊंगा और पब्लिशर बन जाऊंगा। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, सिर्फ ऐसा था कि कुछ नया करते हैं और एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। क्योंकि जब मैं कॉमिक्स रिव्यू करने लगा तो मुझे बहुत सारे इश्यूज लगे। मैं बहुत सारे पब्लिशर से बात करने की कोशिश की तो कईयों से बात भी नहीं कर पाया, लेकिन जिनसे की उनको कुछ बताया तो उन्होंने उस चीज़ को अनसुना कर दिया। और रवि जी से बात होती थी तो वो बता देते थे कि ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन फिर रवि जी ने मुझे ऐसे ही बातों बातों में कह दिया। मैंने उनको एक कॉमिक्स की स्टोरी दिखाई और उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली ठीक क्या, उन्होंने तो लिहाज किया मेरा कि ठीक है। तो राइटर बनना बहुत हाँ, राइटर बनना तो आसान काम है नहीं। तो हर कोई जब कॉमिक्स में मतलब इतनी दिलचस्पी लेने लगता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार जो मैंने लिखा है इसके ऊपर भी कुछ धमाल या कुछ ऐसी चीज बन सकती है। तो वो वैसी स्टोरी थी वो। तो रवि जी ने कहा ठीक है, लेकिन आपको इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा और स्क्रिप्ट लिखो फिर पता चलेगा। हाँ आप बोलिए अमित जी, आप कुछ कहते हैं? नहीं, मेरा सवाल वही मैं कंटिन्यू कर रहा था। आपने जो विवेक भाई का आंसर दिया उस पे कंटिन्यूएशन में ये था कि ऐसा लग रहा है कि आप भी जल्दीबाजी में पब्लिशर बन गए, क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं जो पब्लिशर आ रहे हैं एंड देन दे गेट टू नो कि भाई इतना आसान नहीं है। और जो ऑलरेडी हैं वो भी बोलते हैं कि हम लोग पैशन के लिए कर रहे हैं। तब तक शायद जो हम लोग हैं ऑडियंस साइड बोलते हैं यार पैशन के लिए क्यों कर रहा है यार, ये तो बिजनेस के लिए करना, कॉर्पोरेट बनाना। बट जब खुद हम लोग, जैसे आप भी एक फैन ही थे और आप पब्लिशर बन गए हो, तो आपको लगता है कि आपने शायद होमवर्क नहीं किया उतना, जल्दीबाजी में कूद गए, या फिर क्या रीजन था पब्लिशर बनने का? क्योंकि इट्स अ बिग स्टेप। और जैसे आपने बोला कि आप तो भाई अपना मेन काम थोड़ा साइडलाइन करने लग गए थे जहां से एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का पैसा आ रहा है। बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा बताइए कि क्या माइंडसेट था। पैशनेट कॉमिक के लिए तो देखो मैं पैशनेट हुआ था। हर एक को कॉमिक्स इंडस्ट्री, वही एक वर्ड इंडस्ट्री आ गया, इसको पहले ही हटा देते हैं कि अपनी जो कॉमिक्स की जो छोटी कम्युनिटी है उसके अंदर इतना कम, पहले तो पब्लिशर इतने कम है। इतना खौफ सिर्फ सुदीप जी नहीं और भी कईयों ने ये चीज कही और बिल्कुल सही भी लगती है, जेन्युइन लगती है। क्योंकि जब इंडस्ट्री बोलते हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर है, जो पैसा कमा रहे हैं, धन भर भर के जो पैसा कमा रहे हैं, उनको तो ज्यादा रियलाइजेशन इस चीज का है कि इंडस्ट्री तो नहीं है। तो
और ऊपर से फिर हर चीज चल भी कुछ ऐसे रही है, कुछ भी एक्साइटिंग इस तरह का नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिजनेसमैन कभी भी ये चीज नहीं करता, ओपनली नहीं बोलता है कि नहीं चल रहा है। मतलब वो सोचता है कि ये एक तरह की मतलब कि नेगेटिव चीज जाएगी, नहीं नहीं हम तो बहुत धमाल कर रहे हैं, शायद इससे बिक जाएगा, ऐसा चीज हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज नहीं है, प्रॉफिट तो है ही नहीं, बहुत कम प्रॉफिट है। लेकिन और होमवर्क, पहले इस होमवर्क पे बात कर लेते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश की, मुझे बहुत सारी चीजें रवि जी ने पहले ही बता दी थी कि प्रॉफिट नहीं है। आप ये चीज सोच के चलिए कि 5 साल तो भूल जाना, कि 5 साल तो आप पहले ये मत सोचना कि प्रॉफिट आएगा। और मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि विद गॉड ग्रेस मतलब इतने सालों से मैं ऐसा अर्न कर रहा हूँ कि मैं इससे पहले भी इस पैसे को सिर्फ अपने मजे के लिए उड़ा रहा था। मैं अपना काम करता था, घूमने फिरने जाऊंगा, महीने के अंदर 10 फिल्में देखाऊंगा, कभी दोस्तों के साथ कभी किसी के साथ, गेम्स खेल लूंगा, प्ले स्टेशन की गेम जितनी आती थी मैं सारी खरीदता था। मेरे पास ऑलमोस्ट PS और अगर आइडिया होगा तो PS4 की 4-5,000 की एक CD आती है डिस्क, तो मैं ऑलमोस्ट हर महीने 6-7 डिस्क ले लेता था। तो ऐसे खर्चे कर रहा हूँ, नया टीवी ले लिया, PS4 नया मॉडल आया, बस यही सब चीजें कर रहा था। वही पैसा मैंने इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो मुझे उस चीज का कुछ नहीं था इन्वेस्टमेंट का। लेकिन एक चीज था कि मुझे लगता था कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, मतलब स्केल जो है वो ऊपर जाना शुरू होगा जैसे जैसे बुक्स आगे आगे आएंगी। लेकिन क्या चीज होता है कि जब आपका वो शुरुआत होती है तब तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप 3-4 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं और हर चीज में आप ये सोचते हैं कि शायद इससे कुछ पॉजिटिव निकलेगा, शायद मैं कुछ अलग कर दूंगा। हर एक को कुछ ऐसा तो रहता ही, हर एक को अपने अंदर वो आग लगती है कि शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ ऐसा करूंगा कि शायद वो डिफरेंट हो जाएगा। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा होमवर्क इनकम्प्लीट इसलिए था कि मैंने बहुत सारी चीजों में पैसा फैला दिया, लगा दिया, मतलब फैला के कि एनिमेशन, अगर मैं एनिमेशन वाला भी सेव करता पैसा तो मेरे पास अभी भी 15 लाख होता और मैं उसको फिर कहीं और पे इन्वेस्ट कर लेता। लेकिन मुझे लगता है कि मैं साइड बाई साइड इतनी सारी चीजों में घुस गया। मुझे रवि जी ने उस चीज के लिए बोला भी था कि इन सब चीजों का इतना इम्पैक्ट पड़ने नहीं वाला इंडस्ट्री में। उन पता नहीं उनको किस तरह से आइडिया पहले से था, लेकिन मेरे अंदर वो खुजली थी कि नहीं मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूंगा ताकि थोड़ा कॉमिक्स की कम्युनिटी एक्साइटिंग सा कुछ ना कुछ चलता रहे। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता है लो एनर्जी और नेगेटिविटी से एक टाइम पे हो गई थी कि बहुत सारे फैंस बोल रहे हैं कि ये कॉमिक्स आ नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आंसर देना चाहिए। आप लोगों की तरह मैं भी मतलब रीडर ही था, तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी क्वेरी हमारी है पब्लिशर से तो उसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि हम रीडर्स हैं उनके। तो मैं उन सब चीज़ों की वजह से मेरा मन थोड़ा उचाट हुआ चीज़ों से कि मैं खुद इसमें घुसता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ और कुछ अच्छा पब्लिश करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली एक रवि जी ने भी यही चीज़ कही थी कि वो भी कॉमिक्स के पैशन के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, और मैं उस वक्त इतना ज़्यादा पैशनेट था, कॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, फिर उसके लिए भी मैं ये सब चीज़ें सोचता था कि कॉमिक्स का रिव्यू तो डाल दिया, कई बार लोगों को नहीं लगता इंटरेस्टिंग, क्या लिखा हुआ है यार ये पढ़ के अब क्या कॉमिक्स पढ़े हैं, है ना, ऐसे चीज़ें था। तो उस वक्त मैं काफ़ी रिव्यूज़ देखता था, तो कवर डाला होता था, तो मैं क्या करता था कि जो पैनल्स बहुत अच्छे लगते थे मैं उनके बहुत अच्छे फोटोज लेके या उसको स्कैन करके उसके 4-5 वो इमेजेस डाल देता था कि लोगों को और ज़्यादा एक्साइटिंग लगे कि कॉमिक्स का कंटेंट कैसा है उस वक्त। और ये भी था जब मैंने रिव्यू शुरू किया था तो एक चीज़ और थी कि मेन स्ट्रीम जो पब्लिशर है उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा था कि ऑडियंस वहीं की बात करती थी। मैं खुद उसमें घुसा तो मुझे शायद लगभग 1 साल होने वाला था जब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था होली का भी कोई पब्लिशर है। मतलब मैं फेसबुक पे एक्टिव हूँ, मैं पोस्ट कर रहा हूँ, लोग ग्रुप्स में हूँ, उन ग्रुप्स में भी कोई बात नहीं हो रही है कि होली का पब्लिशर है, या फिर याली भी पब्लिशर था उस वक्त, बुलजाय की भी 4-5 टाइटल्स आ चुके थे। और फिर जब मुझे पहली बार पता चला तो इनसे पहले मुझे पता चला फिक्शन के बारे में, तो मैं फिक्शन कॉमिक्स की तरफ गया, वो मैंने सारा लॉट उनका जो था वो खरीदा, उसको पढ़ा, अच्छा लगा। अब अगर हम वो सब चीजें बहुत सारे लोग करते हैं बात, आ रही है तो एक तरह से राज कॉमिक्स की कॉपी है, वैसे ही हीरोज मतलब वैसा एक स्ट्रक्चर लेके वो चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अच्छी कॉमिक्स निकाली हैं, जैसी भी है पढ़ी, आपको एंटरटेन किया तो अच्छी चीज है। अब हर कोई क्रिस्टोफर नोलान जैसा कंटेंट तो निकाल नहीं रहे, हम फिर भी देखते हैं, वैसे ही वो फिक्शन कॉमिक्स में भी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद बुलजाय पढ़ी, होली का पढ़ी, वहां से मुझे वो चीज हुआ कि लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं एक तरफ को लेकर और पसंद भी नहीं कर रहे थे। मे बी शायद इसलिए पसंद नहीं करते कि वो एक तरह का पहले कंटेंट पड़ा हुआ है तो शायद वो नए से रिलेट नहीं कर रहे थे। और मैं अभी अभी दोनों से जुड़ा था, राज कॉमिक्स कितने साल पहले छूट गया था,
उसको भी पढ़ रहा था। और जब मैंने नया पढ़ा तो मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ये लगा कि नए वाले जो है उनकी स्टोरी शॉर्ट है, आप एकदम पढ़ सकते हैं। आप व्यस्त भी हो अगर जितने भी, तो आप अगर उसकी 32 पेज की कॉमिक निकालो तो आप 15-20 मिनट में फ्री हो जाएंगे पढ़ के। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो कॉमिक्स वगैरह रिव्यूज वगैरह करना शुरू किया। और होमवर्क मैंने इसीलिए, मतलब मैं पैशनेट इतना ज्यादा हो गया वो रिव्यूज करते करते कि पब्लिशर का जब आइडिया मेरे दिमाग में रवि जी ने डाला कि आप पब्लिश क्यों नहीं कर सकते, आप कैपेबल तो हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है। राइटर कौन हो? ये तो वही बात, दोस्ती डुबाते हैं, ये सही बात बोली आपने। तो इसी बात पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन उसके अंदर ही आप इंक्लूड कर लो और कंटिन्यू करो कि अब आप किसी को सलाह दोगे क्या पब्लिशर बनने की? मैं तो अभी भी सलाह सबको देखता हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस है पब्लिशिंग का वो सच में आउट ऑफ द वर्ल्ड है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में काफ़ी शुरुआत में भी स्ट्रगल रहा कि पढ़ाई बीच में छूट गई और फिर उसके बाद जॉब साइड में करना पड़ा। फिर 5-6 साल के स्ट्रगल के बाद बिजनेस सेटअप हुआ और फिर मुझे बड़ा धीरे धीरे करके अपने आप को ये मेंटेलिटी को दोबारा इंप्रूव करना पड़ा कि एंटरटेनमेंट के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो एज निकल रही है कुछ है, वरना एंटरटेनमेंट के लिए कोई टाइम ही नहीं था। तो जब मैंने वो पब्लिशिंग का किया, वो एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकता, एक एक चीज़ अभी भी मेरे माइंड में आती है तो मुझे वो महसूस तब जाके होता है। अभी वो फीलिंग थोड़ी लॉस सी होने लगी थी फिलहाल रिसेंट के रिलीज में, इसीलिए मैंने स्लो किया एक्चुअली। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा फील करने लगा था कि मैं एक रेस में भाग रहा हूँ कि प्रूव करना है कि हाँ फर्स्ट अच्छा आया, सेकंड अच्छा आया, अरे थर्ड में थोड़ी कमी लगी, निकल गई, क्या करे, अच्छा फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ अच्छा आएगा, फोर्थ में ऐसा करना है वैसा करना है। तो वो रेस सा फील होने लग गया था। ऊपर से ये चीज़ कि ये सुनने में कि आप लेट ला रहे हो कॉमिक्स, ऐसा कर रहे हो, वो प्रेशर ऐड ऑन होना। फिर साथ ही साथ सुदीप जी बस आप स्टोरी तैयार करो, नेक्स्ट ऐसा करना है वैसा करना है। तो वो मुझे थोड़ा रियलाइज अभी कुछ 6-8 महीने पहले हुआ है ऐसा कि यार ये रेस लग रही है। अभी मैं महसूस करना मुझे थोड़ा कम हो गया है कि मैं करना क्या चाहता हूँ आगे। ऑब्वियसली हमारे पास स्टोरी का एंड सत्युग और इनकॉग्निटो को ऑलरेडी है कि हमने कैसे एंड करना है, फिनिश करना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी रहता है कि आप एक एक पेज जब बन रहा हो और एक एक स्टोरी का क्लाइमेक्स लिखा जा रहा हो तो आप उसमें पूरी तरह से पैशनेटली इन्वॉल्व हो। तो अभी जाके वो मुझे रेस में इतना ज़्यादा लगा क्योंकि फिर यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स खो दिए, वहाँ पे भी मुझे दोबारा ध्यान देना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अरे भाई ये तो ज़्यादा डिप चलेगा, इसको इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पे जाके मैंने वो थोड़ा स्लो किया कि यार मुझे वो फीलिंग दोबारा लेके आनी है। क्योंकि जब वो फीलिंग थी, जब मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो शुरुआत के हमारे 1-2 इश्यूज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इन दिस मैटर कि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इनकॉग्निटो 1 के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमने अच्छा काम किया था। लोगों जो हमने सोचा था कि एक कैरेक्टर ऐसा लाएंगे कि लोग थोड़ा सा क्यूरियस रहे, कौन है, क्या है, हीरो है, विलन है, ऐसा क्यों किया और ये सब चीज़ें क्यों दिखाई। तो वो सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से उसमें ऐड कर पाए। उसके बाद हमें बहुत सारे फीडबैक आए कि ये छोटी स्टोरी है, ये क्या एंड कैसा हुआ। और फिर सेकंड इशू में ये हो गया कि महावीरा मर गया, इतना बड़ा कैरेक्टर था, आपने इतना तगड़ा टीज किया, मतलब वो तो इनकॉग्निटो से भी बेटर लग रहा था, आपने खत्म कर दिया। उसके लिए फिर हमें इनकॉग्निटो 3 से 5 इशू करने पड़े। अब आप शायद मेरे सवाल आपने पहले ही पढ़ लिए शायद। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट वही था कि मैंने भी पढ़ी सतयुग, बाकी लोगों ने भी पढ़ी होगी सतयुग और इनकॉग्निटो। तो फर्स्ट 2 पार्ट में वैसे ही लगता है कि जैसे होता है ना कि सीजन 1 एपिसोड 1, सीजन 1 एपिसोड 2 एंड देन सीजन 1 एपिसोड 10 सीधा, ऐसा लग रहा था। मतलब वो 3-4-5 एपिसोड और आने चाहिए थे, ऐसा लग रहा था। और दूसरा सवाल ये था कि फीडबैक का आपने बोला, तो आप फीडबैक लेते हो और हाउ डू यू सी इट, मतलब और कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? फीडबैक मैं एक्चुअली जिन चीज से ऑब्वियसली हर किसी का एक जोन होता है, सोचने का तरीका होता है। तो मुझे अभी तक ऐसा कोई फीडबैक वैसे मिला नहीं है। वैसे हाँ, ज्यादातर मुझे शुरुआत में ये फीडबैक मिलने लगे कि आप डायलॉग्स कम रख रहे हो। अब उसका क्या कर सकते हैं, वो तो मतलब मेरे आइडियोलॉजी में ही नहीं है वो कि मुझे आर्ट ज्यादा दिखाना है, डायलॉग शॉर्ट रखने हैं। वो चीज़ तो मैं सोच के ही काम शुरू किया और मुझे खुद भी वही पसंद है तरीका। और क्योंकि एक ऑडियंस का भी रहता है ना कि अब आप सोचो कि जो ऑडियंस रील्स देख रही है 10-10 सेकंड बाद वो चेंज हो रहा है, उस ऑडियंस के अंदर कहाँ आज अगर इतने बड़े बड़े डायलॉग्स एक पेज पे चिपक जाएंगे तो वो उनको घबरा जाएंगे, पहले तो वो बुक साइड में रख देंगे कि नहीं भाई ये नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर उनको शायद बड़े बड़े आर्टवर्क दिखाई देंगे तो शायद वो उनको थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। और वो आर्टवर्क, ऑब्वियसली आर्टवर्क में भी वो बात होनी चाहिए
कि जैसे कि राज कॉमिक्स के कवर की अभी भी ऐसा चीज़ है कि एक के बाद एक कवर जो भी आते हैं वो अच्छे ही होते हैं, बहुत ऐसा और होते भी मेन स्ट्रीम की तरह आर्टवर्क है, मेन स्ट्रीम जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए। बाकी पब्लिशर थोड़ा हम लोग थोड़ा ऐसी नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं जिनमें से ऑडियंस डिवाइड भी हो जाती है कि यार अच्छा है, नहीं कहता अरे बेकार है, घटिया बकवास, इससे दोबारा मत बनवाना, ये सब चीज़ें आती रहती है हमारी। लेकिन वो चीज़ है कि आर्टवर्क को देख के कोई भी नॉन बुक रीडर भी होगा, जो कॉमिक रीडर भी नहीं होगा, वो भी आर्टवर्क को देख के शायद रुक सकता है। तो अगर वो 1-2 पैनल शुरुआत के 1-2 पेज, स्प्लैश पेजेस, ये सब चीज़ें अच्छे से बनाई जाए तो उनका इंटरेस्ट हो सकता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है अगर वो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा चिपक जाएँगे वहाँ पे, तो वो तो पहले ही घबरा जाएँगे कि अरे ये पढ़ना पड़ेगा वहाँ से, और ऊपर से हिंदी में होगा तो आजकल तक के तो बच्चे हिंदी में पहले ही वो हो जाते हैं कि यार हिंदी में तो मेरे घर में खुद ऐसे कज़न्स हैं, घर में हम हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश उनकी इतनी ग्रेट है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उनको हिंदी से इतना डर लगता है कि जैसे ही देखते हैं कि भैया इंग्लिश वाले में दे दो, इंग्लिश में दे दो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस तरह के अगर मुझे आए भी फीडबैक तो मैं उसे इम्प्लीमेंट कर नहीं सकता। मुझे आए बहुत सारे ऐसे मेरे क्लोज़ बच्चे थे जो कॉमिक्स पढ़ भी रहे थे, मुझसे कनेक्टेड भी थे। उनको ऐसा भी था कि स्वयंभू कुछ अच्छा कर रहा है, नई-नई चीज़ें लेके आ रहा है, तो उन्होंने भी मुझे ये फीडबैक दिया था कि डायलॉग्स बहुत कम है और ऐसा है, वैसा है। तो मैंने उनको ये चीज़ समझाया कि मतलब ये तो मेरी आइडियोलॉजी में ही नहीं है कि स्वयंभू में ऐसा ही कुछ आएगा कि हम आर्टवर्क पे भी ध्यान, डायलॉग्स इम्पोर्टेंट है। डायलॉग्स के लिए तो मेरा और सुदीप जी का बहुत बार कई बार डीप डिस्कशन रहा है इन सब चीज़ों पे लेके। झगड़ा बोलो ना, झगड़ा। झगड़ा डायलॉग ऐसा और पेजेस भी शायद। सुदीप जी के साथ ऐसा सीन है कि झगड़ा नहीं हुआ कभी, लेकिन हाँ ये चीजें हुए हैं कि वो कहेंगे ऐसा होना है, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होना, वो कहेंगे ऐसा होना है, या मैं कहूँगा ऐसा होना है, वो कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता मिक्की। उसके बाद अपना क्या सीन है कि वो 1-2 दिन के गैप के बाद सुदीप जी मान जाते हैं कि हाँ ऐसा कर लेते हैं। तो उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि अच्छा, झगड़ा हुआ। मुकुल जी एक छोटा सा सवाल है यहाँ। कॉमिक्स प्रसन्नजीत के पीछे वो सारे कॉमिक्स देख के दिमाग में ये आ रहा है कि कोई भी एंड प्रोडक्ट जब हम देखते हैं तो मतलब कॉमिक्स तो मिल जाती है, वो पढ़ लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बचपन में कभी ये दिमाग में आया नहीं कि कोई भी कॉमिक्स बनाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। जब टीम गठन होता है उसका तो how they come into a closed room and start working, तो वो सब जब बतौर पब्लिशर बनने का ठानी लिए थे, तो how difficult was it for you to put a team together, और उसके बाद फिर आइडियाज फिर आपका ही था, और फिर स्टोरी, और फिर आर्टिस्ट, ये सब कैसे आपने एक एक करके टीम अपना खुद का सेटअप किया, उसके बारे में थोड़ा जर्नी बताएंगे तो हमारे ऑडियंस के लिए भी ये रहेगा कि जो पब्लिशर बनना चाहते हैं उनको भी थोड़ा फीडबैक और आइडियाज मिले। बिल्कुल मैं आपको ये कहूँगा कि पब्लिशिंग बिल्कुल ही एक ऐसा, अगर आप कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप ऐसा नहीं समझ सकते बिल्कुल भी कि आप रेडी हैं पब्लिशिंग के लिए, कि आपने बहुत सारी कॉमिक्स पढ़ लिया आप कर लेंगे। अगर कोई भी इस फितूर के साथ शुरू होता है ना कि नहीं नहीं भाई मैं कर लूँगा, तो वो गलतियाँ करेगा ही करेगा, और जितनी मैंने की है तो उससे 10 गुना ज़्यादा वो रख के चले तो वो उनके लिए बेटर रियलिटी चेक रहेगा। मेरे साथ सिर्फ एक चीज़ अच्छी ये हुई कि मेरे अंदर कभी दिमाग में ऐसा नहीं आया कि भाई ये मैंने लिख दिया है, ये मेरा आइडिया है, इसमें मेरा ही नाम जाना चाहिए, वरना मतलब मेरा पैसा लग रहा है, मैं ये भी सोचूं मेरा पैसा लग रहा है, मेरा नाम होना चाहिए राइटिंग में भी, ये सब चीज़ों में मैंने वो सब चीज़ें नहीं की। ऊपर से मुझे ऐसा रहता है कि कोई भी मुझे सामने वाले के काम की ना बहुत ज़्यादा इज्जत रहती है, हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। विवेक जी एनिमेशन करते हैं तो मैं जो कुछ भी वो मेरे सामने प्रेजेंट करेंगे या कोई भी आइडियाज़ लेके आएंगे, तो मैं उसमें अपना मतलब किसी एनिमेटर को मैं अपने आइडियाज़ देने से पहले 100 बार सोचूंगा कि वो ऑलरेडी इसमें सीखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है, और वो तब मुझे बता रहा है। तो मैं कोई भी आइडिया लूँगा तो मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगा और सामने वाला मुझे बताएगा कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। तो मेरे पास शुरुआत में ऐसी पब्लिशिंग का भी जब मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने रवि जी से सबसे पहले, मेरे माइंड में यही था कि यार शुरू तो करूँगा कि ऑब्वियसली गलतियाँ होंगी, तो इससे अच्छा है गलतियों को मिनिमाइज़ करने के लिए मैं पहले ही अपनी टीम में किसी को ऐसे को ले लूँ जो सारी चीज़ों को देखता रहे। तो मेरी रवि जी से शुरुआत में ही बात हो गई थी इस चीज़ को लेके कि रवि जी अगर मैं पब्लिशिंग शुरू करने जा रहा हूँ तो मुझे आपकी मदद चाहिए होगी, कि और मुझे आप अपनी टीम में चाहिए किसी भी कॉन्वर्सेशन के बीच में, चाहे वो आर्टवर्क से रिलेटेड हो रहा है या मैं हायरिंग कर रहा हूँ या किसी के काम को दोबारा चेक किया जा रहा है या कोई कवर को फाइनल किया जा रहा है, हर एक चीज़ में मैंने रवि जी को इन्वॉल्व किया। तो मुझे लगता है कि वो मेरी तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक ही था उस टाइम का, क्योंकि वो भी किसी ने नहीं किया था।
कोई एक पब्लिशर किसी दूसरे पब्लिशर की हेल्प ऐसे ले रहा है और वो भी बोल के ले रहा है, सबके सामने ले रहा है कि यार ये मेरी मदद कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त ऐसा था कि इसीलिए स्वयंभू में वो शुरुआत में चीज़ें शुरुआत से देखने को मिली कि उस तरह की बहुत बचकानी हरकतें नहीं हुई। स्टोरी भी जब लिखी गई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मैंने जो बोला कि यार ये स्टोरी ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मैं आपको भेजता हूँ कैसे लिखते हैं। तो मैंने वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू की। स्टोरी तो मेरे पास थी, इनकॉग्निटो के लिए भी मेरे पास एक आइडिया था और सत्यु के लिए तो स्टोरी था ही फर्स्ट पार्ट का। तो जब मैंने वो लिख दी तो रवि जी ने ये कहा कि आप सुदीप मेनन जी की हेल्प ले लो, चाहे मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो सुदीप जी से मैंने बोला, उनसे पूछा कि क्या फीडबैक है, कुछ है। तो उन्होंने सुदीप जी तो पूरे प्रोफेशनल की तरह मिलते हैं शुरुआत से, फिर वो उन्होंने वो पूरी स्क्रिप्ट देखी, निशान उशान लगा दिए कि ये ऐसा नहीं होगा, ये तो गलत है फलाना। तो मैंने वो देखते ही सिर्फ ये बोला कि आप लिखेंगे स्क्रिप्ट क्या मेरी सत्यु के लिए। तो मेरे अंदर मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कि ये क्यों गलतियां निकाल दी, ये तो ऐसे ही जाएगा। तो मुझे वो उसी वक्त रियलाइज ऐसा हो गया कि यार एक राइटर बोल रहा है, तो अभी ऑडियंस के पास चले जाए इस तरह का, तब तो और ही धमाल होगा। फिर आपको पता है उस तरह के एग्जाम्पल भी हमारे पास काफ़ी हैं, तो वो सीधा ऑडियंस फिर छीलने का काम करते हैं फिर ऑडियंस। तो फिर मैंने सुदीप जी से वो बोला, मैंने कहा आप लिखेंगे? तो पहले उन्होंने कहा कि यार अगर मैं लिखूंगा तो चेंज होगा, काफ़ी चीज़ें चेंज होगी। मैंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी चेंज होगा तो पहले उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ड्राफ्ट भेजता हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने, लेकिन उनके पास हाँ ये शर्त तो रखी थी कि मैं चेंज नहीं करना चाहता बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारी डार्क चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो बच्चों के साथ नहीं होनी चाहिए, वैसी कुछ आइटम्स कुछ मैंने फर्स्ट इशू में डाली थी। तो सुदीप जी कह रहे कि आर यू श्योर यू वांट टू, मतलब इस तरह की कॉमिक आप पब्लिश करना चाहते हैं? मैंने कहा यार मैं करना चाहता हूँ, मतलब जो चीज़ रियल, मैं चाहता हूँ कि रियलिटी में जो चीज़ें हो रही हैं उस तरह के डर को सामने लाया जाए कॉमिक्स के थ्रू, और ऑब्वियसली उसमें एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिक्स की, और एक्चुअली जो फर्स्ट इशू में जो चीज़ दिखाना मैं चाहता था उस चीज़ को रिमूव किया गया उसमें से, कि ये ऐसा नहीं रहेगा, ठीक। उसमें मैं अभी इसी में बताता हूँ आपके पॉडकास्ट में, उसमें था टीचर बच्चों का शोषण करता है, जो उसको एक अलग तरीके से दिखाया गया था, और उसके अंदर दिखाने का थोड़ा तरीका लगता है, उन्होंने थोड़ा सा उसको सॉफ्ट किया था सुदीप जी ने। और फिर उसके एंडिंग को लेके, जब जिस तरह से वो एंडिंग हो रही थी, जब स्टोरी एंड पे पहुंची, वहां पे हमारा ये हुआ कि यार ये स्टोरी तो आगे भी बन सकती, वरना वो वन शॉट था, सिर्फ वहीं पे वो स्टोरी खत्म हो जानी थी। तो वहां से उसका आगे हमने डिसाइड किया कि हम इसको सुपर हीरो बना सकते हैं और ऐसी चीजें। भूपी जी, मतलब ये भी एक सवाल है कि मतलब कॉमिक्स वर्ल्ड हम सब जानते हैं, 90s के टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, सॉफ्ट और मैच्योर्ड नहीं रहता है। तो मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू द मैच्योर्ड रेटिंग्स, कि मतलब स्टोरी वही उसी स्टोरी को मतलब आप टोन डाउन करके, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहले इशू में हुआ था तो उसको भी टोन डाउन करके आप बता सकते थे, पर what motivated you to get into the mature content? मुझे एक्चुअली क्या था, वो सत्युग का आइडिया ही इसी तरह से ओरिजिनेट हुआ था कि मैंने पहले भी बताया था कि मुझे एक सपना आया, और मैं उस सपने के बाद उठ के ये सोच रहा था कि इसमें डरने जैसा क्या था। तो उस वक्त मैं बहुत रिव्यू लिख रहा था, तो शायद इसी वजह से थोड़ा सा वो इम्पैक्ट ऐसा था कि मुझे इस तरह की स्टोरी दिखी है, ऐसी सब चीज़ें दिखी। तो मैं उस वक्त वो बीमार भी था, मैं 2 दिन बेड रेस्ट पे था, तो मैं यही सब सोचता रहा कि इस पे ऐसा क्या चीज़ है कि, क्योंकि इसमें कोई हॉरर एलिमेंट नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं आया, ना कुछ आया, तो इसमें ऐसा क्या था। तो उसमें क्राइम सीन्स थे। तो उस वक्त जब मैं सोचा तो मैंने यही सोचा कि इस तरह की अगर मैं स्टोरी लिखूं या इस तरह की स्टोरी पब्लिश करी जाए जिसमें सोसाइटी का सच दिखाने की कोशिश की जाए, जितना भी हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली विजुअल मीडियम में आप बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स में इस चीज़ को कैसे दिखा सकते हैं वो सोचा जा सकता है। लेकिन कुछ भी है तो इस सीरीज को ऐसा बनाया जाए कि जो लोग नहीं सोच सकते। ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा, मुझे अपनी सत्यु की स्टोरी पे एक फीडबैक ये भी आया था कि जो हमारा हीरो है वो टीनेजर है, लेकिन जो क्राइम्स हो रहे हैं वो टीनेजर्स के लेवल के नहीं हो रहे। राइट। मतलब एक टीनेजर ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है कि जो टीनेजर्स को नहीं देखना चाहिए या पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी का सच्ची यही है। बट इसमें भूपी भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आजकल तो आई थिंक टीनेज में ही आपको सेक्स एजुकेशन से लेके बहुत सारी क्लासेस दी जाती है, राइट? तो आई थिंक मैच्योर्ड कंटेंट हो सकता है कि ग्राफिक्स लेवल पे बोल सकते हो कि नॉट सुटेबल फॉर टीनेजर, बट एज अ एजुकेशन लेवल पे जहाँ पे कि सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है जैसा आप बोल रहे हो, तो वो पता होना चाहिए शायद एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद।
पता होना चाहिए, लेकिन क्या चीज़ रहता है कि अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जो चीज़ ये बात कर रहा हूँ ये है ओटीटी या किसी प्लेटफॉर्म पे ले जाने की है। हाँ। वहाँ पे ऐसा चीज़ रहता है कि या तो वो जैसे आलोक जी का मैंने कल पॉडकास्ट देखा है, तो उसमें भी वो ये चीज़ कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा बिक क्या रहा है कि जो बच्चों के लिए आप बना सकते हैं चीज़ें ना, छोटा भीम बनाया आपने या कुछ बनाया, वो एंटरटेनिंग रहना चाहिए, बच्चों वाला ही पीजी कंटेंट रहना चाहिए। लेकिन अब वो कैरेक्टर तो बन गया बच्चों वाला, मतलब बच्चे उसमें मतलब जूनियर जी की एज का है अपना सत्योग, लेकिन वो जो उसका कंटेंट है, जो उसकी स्टोरीज है, वो बच्चों के लिए नहीं बनाई जा सकती अभी तक फिलहाल। तो मतलब यहाँ पे इस तरह का बनने को तो स्ट्रेंजर थिंग्स है, उसमें बच्चे ही बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चों सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़े देख रहे हैं, ज्यादातर तो एडल्ट्स ही इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, बच्चे भी देख रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली, लेकिन एडल्ट्स हम लोग इंजॉय कर रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स। तो उस हिसाब से जो है कि वो ओटीटी की मतलब ओटीटी के लिए पिच करने के लिए वो आइडिया जो है वो थोड़ा भी सूटेबल नहीं लग रहा था। जिनके आगे प्रेजेंट किया गया उनको वो आइडिया सूटेबल नहीं लग रहा था। वो कह रहे कैरेक्टर बहुत अच्छा है, कैरेक्टर ये में है, वो बात है, लेकिन जो इसकी स्टोरी लाइन अलग लिखी जानी चाहिए, मतलब ओटीटी के लिए अगर आए। लेकिन मतलब तो मुझे उस आइडिया से थोड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई डेयरिंग प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो तो ये चीज स्ट्रेंजर थिंग्स की तरह हिट जा सकती है, क्योंकि सत्युग के बारे में अभी कुछ बताया ही नहीं गया है, अभी तो सिर्फ स्टोरीज आई हैं। आपने ये नहीं बताया है कि हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है उसको मेंटल ट्रॉमा किस तरह का है, वो इस तरह की चीजों को देख रहा है जो शायद उसने उससे पहले सोची भी नहीं होगी। जब वो सत्युग बना है, जब से उसे वो ड्रीम्स आने शुरू हुए, तो वो क्या उसकी डे नाइट कैसे जा रहे हैं, उसके सपने कैसे जा रहे हैं, क्या उसके कैरेक्टर पे उस तरह का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब चीजें दिखाने के लिए बहुत अभी 3-4 कॉमिक्स में सब चीजें नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें वो स्टोरी भी आगे लेके जानी है। ऑब्वियसली दिमाग में बहुत सारे थॉट्स है, हमने बैक स्टोरी के लिए और ऐसे बहुत सारे मिनी इश्यूज बीच में सोचे हैं जिसमें हम कैरेक्टर को एक्सप्लोर करें, ताकि लोग उससे और, क्योंकि जब कैरेक्टर को आप एक्सप्लोर करते हैं और लोगों के सामने रखते हैं, वो और ज्यादा उससे ज्यादा लगाव लगने लगता है उनको कि इसकी स्कूल लाइफ कैसी होगी, वो स्कूल क्या वो नॉर्मल बच्चों की तरह होगा, क्योंकि उसने इतना कुछ लाइट हार्टेडली तो इतना कुछ वो सॉल्व नहीं कर सकता कि उसको क्राइम्स दिख रहे हैं और फिर ऐसे सब्जेक्ट्स बीच में आ रहे हैं। मतलब सॉरी टू इंटरप्ट, आपने एक्चुअली एक सीरियस मुद्दा पकड़ के ही पहले से ही सोच के रखा था कि मतलब ऐसे ही स्टोरी होगी आपकी, तो वो तो मतलब इशू 1 जब हम सतयुग का पढ़ रहे थे तभी हम समझ गए थे। लेकिन मतलब एक सीरियस मुद्दा यहाँ पे ऐसा है कि आपने ये कभी सोचा है कि अगर आपका ये मैच्योर कंटेंट ना रहता और नागराज ध्रुव जैसे कहानी रहती, तो इसका मतलब और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता था, या फिर बिजनेस आप जो बोल रहे हैं कि उस हिसाब से नहीं हुआ जितना मतलब आपने सोचा था पहले, तो उससे बेहतर बिजनेस करती, कभी ये आपको लगा? नहीं, मुझे अभी तक ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे अपने किसी भी स्टेप को लेके या किसी कैरेक्टर को लेके या किसी स्टोरी को लेके अभी तक इस तरह का पछतावा नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट करने के लिए ही ये कॉमिक्स निकाली थी। ये चाहे मैं बड़ा पब्लिशर, मेरा पब्लिशिंग हाउस ज़्यादा लंबा जाए ना जाए, ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ तो मैं आपके सामने भी कहता हूँ, कई लोग ये कहेंगे कि शायद कम कॉमिक्स आ रही है तो शायद अब चले जाएंगे, बंद कर देंगे, ऐसा कोई प्लान नहीं है। जब तक भूपिंदर ठाकुर सांस ले रहे हैं तो स्वयंभू भी चलता रहेगा। भूपेंद्र भाई, यहाँ पे मैं एक हाँ सवाल पूछना चाहता हूँ, हाँ जैसे जी, कि आप परसेंटेज में बताइए कि आपने कितना इन्वेस्ट एक्चुअल कॉमिक्स में किया है और कितना इन्वेस्ट बाकी की चीजों पे किया है। कॉमिक्स में ही मेजोरिटी वैसे अभी तक हुआ है, तो लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है 65% जो है वो कॉमिक्स में हुआ है, 35% एनिमेशन और बाकी चीज़ें तो बहुत कम है। एडवर्टाइजिंग तो बिल्कुल नील के बराबर हुई है। कितना होगा एड्स, अगर कैंपेन आप चला भी दो इंस्टा फेसबुक पे, क्या लग जाता है 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं लगेगा। लेकिन एनिमेशन में लैक्स में गया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 30 to 35% एनिमेशन में लगे, बाकी सब कॉमिक्स पब्लिशिंग में। बट उसमें सॉरी जी भाई, उसमें वो भी डिफरेंस है ना कि यू आर इन्वेस्टिंग इन कॉमिक्स 65%, बट उसका आउटपुट जो आपको क्वांटिटी मिल रही है कॉमिक्स की, दैट इज वे मोर देन द एनिमेशन जो आपको मिल रहा है। आप लगा रहे हो अगर 35%, एनिमेशन आपको मिलेगा 5-6 मिनट का, बट जो 65% है उसका क्वांटिटी भी देखो ना उस हिसाब से, राइट? तो अगर वैसे प्रोपोर्शन देखेंगे तो मतलब 6 किताबें वो निकाल चुके हो 65% में, और 4 किताबों का जो अमाउंट है वो उन्होंने
अपनी मार्केटिंग और डिफरेंट मीडियम पे डाल रखा है, राइट? हाँ बिकॉज हाँ जी सी रवि भाई का जिक्र इतनी बार हुआ है, रवि भाई इज कॉम्प्लीटली ऑपोजिट। कुछ या मार्केटिंग का हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या मार्केटिंग क्या चलो ट्रक पे लगा के घुमाऊं, हाँ राइट? हाँ ऐसे ही कहते हैं राइट। और द सेम वे भूपिंदर भाई का अगर आप स्वयंभू का लोगो देखो, राइट, इट्स सो ऑसम, राइट? कि वो जो ऐसे वेरी मतलब सिनेमैटिक। लिटरली, राइट, कि वो क्या बोलते हैं, विखंडित होके वापस वो कर रहा है, राइट? तो उन्होंने कहीं पर भी ना, मतलब ही डिडंट कट कॉर्नर। इवन जो फर्स्ट जो इनकॉग्निटो का पहला वाला जो 2D एनिमेशन, विवेक भाई जो आप बता रहे थे, राइट, इट वाज सो अमेजिंग, राइट? उन्होंने पूरा मतलब एक, कीटामॉर्फर्स, राइट, कि जो सत्युग का पूरा बनाया, तो सतयुग का मतलब जिन्होंने बनाया महावीरा का कीटामॉर्फर्स। जो बैटल सीन था, और उन्होंने मतलब काफी चीजें उन्होंने नॉस्टैल्जिया पे पोस्ट लिखी, राइट? कि मतलब मैं तो कोर टॉक से ही आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू अदर इंडियन कॉमिक्स बिकॉज ये हेलो यंग जनरेशन ऑफ भूपेंद्र कॉमिक भाई को रीडर्स। देख के आ गई है चरणीत को। हाँ, तो क्लोज इट, ओके। सो सॉरी, मैं चेन ऑफ थॉट्स को भूल गया, बट यही था कि जो कोटॉक्स में ये आए थे, इन्होंने मतलब बताया भी कि राइट, कि द स्ट्रगल, जब उन्हें इंडियन आर्टिस्ट नहीं मिल रहे थे, तैयार ही नहीं थे, लाइक ही वाज नोबडी, राइट? एंड देन ही वेंट टू द फॉरेन, लाइक दीस मतलब आर्टिस्ट, और काफी बेहतर काम हुआ है। अगर आप पहली 2-3 किताबें मतलब देखोगे, राइट, द फर्स्ट बुक्स बोथ इनकॉग्निटो एंड सतयुग, मैंने यहाँ रखा हुआ है पीछे, मतलब उसका इवन जो कवर वगैरह सारे हैं ना, काफी सही है, मतलब प्रसन्नजीत, अमेजिंग है इनकॉग्निटो का थोड़ा दिखा दो ना व्यूअर्स को। बहुत। ये अच्छा देखो, ये स्वयं, ये तो इनका इवन वो है, राइट, होमाज कवर है, एक्शन कॉमिक्स राइट? का। मतलब सारे ही दिखा देता हूँ, यहीं रखे हुए हैं, दिस शोज कि भूपिंदर भाई ग्लोबल कॉमिक बुक के लवर हैं, जिस हिसाब से ये वो कवर देखिए, बनाए। इनके जो अच्छे वाले कवर है ना, वो मैंने Yeah. एक्शन फिगर डिस्प्ले के लिए रखे अलग से, तो यहाँ नहीं होगा अच्छे, मतलब जो मुझे जो Yeah. सबसे बेस्ट लगता है ये वेरिएंट कवर था क्या? हाँ हाँ, सब है। वेरिएंट ये है सतयुग का Okay. है मेन, ये इंग्लिश कवर है, ये एक या और होमाज कवर है, या राइट? फिर ये 3 है, ये अभी का इनकॉग्निटो 3, या राइट? और ये इनकॉग्निटो का हिंदी वाला। तो मतलब अमेजिंग काम किया है ये, मतलब जितने भी इनकॉग्निटो और स्वयंभू, और इन्होंने वन अदर थिंग कि मेरे किंडल में आज भी स्वयंभू और सत्युग की किताबें हैं, ठीक है? तो जो आपने अमेजन पे रिलीज करा, उस पे भी हम थोड़ा बात करना चाहते हैं कि मतलब हाँ, मतलब एज एन इंडियन पब्लिकेशन, कि हम लोग बाहर रहे हैं, हम लोग को तो मिलती ही नहीं है किताबें, राइट? हमारा ऐसा क्रिप यही है कि जब भी मैं इंडिया जा रहा हूँ लेके आ रहा हूँ, या ऐसा ये करके। तो जब अमेजन पे आई थी, तो आई वाज रियली एक्साइटेड कि चलो अभी किताब आई है एंड इट कुड डाउनलोड। तो उस बारे में मतलब आपका कुछ इन्वेस्टमेंट था? डिड यू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट? मतलब हाँ, 200-300 रुपए कुछ आए होंगे, एनीथिंग, राइट? बट something on that front, right? Like as a Indian publisher releasing on a media like Amazon, so that people can read it online and still you can get something out of it. What are your thoughts, and did you get any अभी things? ऐसा है कि मेरी जिनकी वायरल हुई है बुक्स किंडल पे, वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। तो लेकिन ये कि जितनी मैंने अभी तक पब्लिश की है किंडल पे, इस पे इस तरह की सेल्स नहीं है। ऊपर से इस पे कट ऑफ मैं आपको आइडिया बता देता हूँ अभी, कि जो मेरी जैसे 200 रुपए के बुक्स है, तो अमेजॉन किंडल का जो कॉस्ट है वो कटने के बाद मुझे 40 या 39 रुपीज मिलते हैं जस्ट एक बुक, अगर एक बुक कोई परचेज करता है। और अगर आप बुक परचेज की जगह सिर्फ एक उसमें दूसरा पैरामीटर होता है कि उसने कितने पेजेस पढ़े किसी ने उस बुक के, अगर मैंने उस पैरामीटर पे फिलहाल अभी सेट किया हुआ है, तो मुझे उससे जो आता है वो इस तरह की चीजें ही आती है बार बार की, लाइक 30 रुपीज आपके अकाउंट में वीकली आ रहे हैं या 50 रुपीज आ रहे हैं, तो इस तरह का ही वहां से जनरेट होता है। तो वहां से भी कोई एक्साइटिंग इस तरह का नहीं है, लेकिन सिर्फ ये वहां पे डालने का भी यही कारण था शुरू जो मैंने कॉमिक्स वहां डाली है कि लेट्स डू जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, इसे करके तो देखते हैं, पता तभी चलेगा कि जब उसमें होगा। तो वो इसलिए मैंने वहां पे बुक्स डाली थी। तो अभी फिलहाल उसमें भी इसीलिए स्लो है मेरे पास। एक्चुअली में इनकॉग्निटो 3 का भी किंडल वर्जन मैंने बना के जो है फॉर्मेट वो रखा हुआ है, और अपना सतयुग 3 का भी पड़ा है, सिर्फ मैंने अपलोड नहीं किया हुआ अभी तक वहाँ पे। लेकिन वो अपलोड ना करने का कारण ही यही चीज़ है कि वहाँ से अभी उस तरह से नहीं आ रहा है। किंडल पे भी अगर आपको कुछ करना है तो उसमें भी आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी।
दब जाती अगर नहीं आपको तो लग, नीचे। हाँ अगर आपको अपना Right. लगता है कि आपकी बुक पढ़ के आपको शायद वो कंटेंट अच्छा लगेगा, एक बार रिव्यूज आ जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर आने लग जाती है बुक, लेकिन शुरुआत में आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा वहां पे भी। तो ये सारी चीजें अभी फिलहाल रोकी हुई हैं। अभी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास अब इस तरह से फंड्स मैं ऐड इकट्ठा कर रहा हूँ दोबारा बैंक बैलेंस में, कि अब मैं सिस्टमेटिकली उसको इन्वेस्ट कर सकूं हर एक मार्केटिंग फील्ड में, चाहे वो किंडल में मार्केटिंग हो या फिर अपनी बुक्स को अभी तक मैंने अमेजोन पे लिस्ट नहीं किया है, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट नहीं किया है। वैसे उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, लेकिन वहाँ पर भी लिस्ट करेंगे तो मुझे लगता है वो चीज़ रहेगा। ऊपर से मेरा ये चीज़ है कि मैंने अभी आपने देखा होगा अपने वो क्या नाम है, कॉमिक फिक्टॉन करके, वो जो उनका एक चैनल है, उनके साथ देखा था कोलैब। उनके साथ मैंने 1-2 वीडियोस अभी बनाए हैं, और भी हमारे आइडियाज उससे मेरी बात चल रही है कि कुछ इस तरह का कंटेंट बनाएं जो जनरली बात कॉमिक्स को लेके ही हो, और उन वीडियोस को फिर मार्केट इस तरह से किया जाए कि सेल्स ड्राइव हो सके। तो इस तरह के बहुत सारे प्लान्स अभी मेरे हैं, लेकिन मैं अभी इसलिए शुरू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो थोड़े टाइम बाद मैं पॉज कर दूं, 2 महीने के बाद मैं अपना देखूं कि क्या आउटपुट आएगी, ऐसा नहीं है। तो वो कंटिन्यू, क्योंकि आप देखेंगे अमर चित्रकथा हमेशा आपको देखेगा उसका एडवर्टाइजिंग चल रहा होता है बिल्कुल बिल्कुल। है ना। वो इरिटेट वो की हद तक आपके रीच आउट करते हैं, हाँ, मतलब तो काफी वो काफी बार बार vast सामने footfall है। वो बार बार सामने आता है, तो कोई ना कोई शायद एक बार इग्नोर कर देगा, दूसरी बार इग्नोर कर देगा, शायद थर्ड टाइम परचेज कर देगा। तो ये सब चीजें बहुत बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी भी हमारे अगर कम्युनिटी में देखा जाए, मुझे लगता है 2000 या 3000 एक्टिव रीडर्स होंगे। ऑब्वियसली मेरे नहीं होंगे या राज कॉमिक्स के तो होंगे एटलीस्ट, लेकिन उन सब तक सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू पहुंचा जा सकता है। वो बेशक लाइक नहीं करते होंगे स्वयंभू पेज को या मेरे पोस्ट को, लेकिन अगर मैं एडवर्टाइज करूं और एक मतलब नीश ऑडियंस की तरफ मैं उस ऐड को डालूं तो उनको वो दिखाई देगी। तो ये सब चीजें Correct. आगे प्लानिंग में है, मतलब करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल सारी चीजें स्लो होने का कारण यही है कि मैंने पहले प्लानिंग के साथ ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया एडवर्टाइजिंग, और ये चीज भी समझ आ गई कि विदाउट एडवर्टाइजिंग होगा नहीं। और मेरा तरीका भी थोड़ा अलग है। कईयों का तरीका ये कि जब तक आप कॉमिक्स को बेचे नहीं, एक एक को पहुंचेंगे नहीं, कि मैं अभी विवेक जी को मैसेज करके बोलूं कि यार मेरा पूरा सेट खरीद लो आप, या जीत जी को बोलो कि आपने अभी ये वाली नहीं खरीदी है, तो वो वाला मैं टाइम दे नहीं सकता। और मुझे लगता नहीं है कि वो मेरे टाइम का भी बहुत ज्यादा, मतलब कि एक वो क्या कहेंगे, मतलब मेरा डिजर्विंग नहीं है, मतलब मेरे लिए वो कि मैं इतना टाइम हर एक को पहुंचूं और रीच करूं यार कॉमिक्स खरीदो, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। तो मैं इसीलिए कुछ इस तरह के तरीके करना चाहता हूँ कि वो एडवर्टाइजिंग चले और सही ढंग से चले, लेकिन ऐसे ना चले कि सिर्फ मैं बुक कवर्स दिखा दूं और लोग खरीद लें या ऐसा हो जाए। और सारी चीजें जो भी एनिमेशन वगैरह की वो भी इसी कोशिश में की थी, लेकिन वहां से ऑब्वियसली ड्राइव नहीं हुआ, तो अब कुछ नए आइडियाज के साथ करें। तो भूपिंदर भाई, आपके इस दर्द को मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहूंगा, खींचना चाहूंगा, क्योंकि ये जो दर्द है ना, तो मेरा एक क्वेश्चन है, आलोक भाई से भी मैंने पूछा ही था, उससे पहले भी सारे पब्लिशर से पूछा था, राइट। हम लोग एक मतलब एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, मतलब कहने को तो फेसबुक या मतलब जो भी सोशल मीडिया पे एक काफी ज्यादा लोग एडेड है, लेकिन उसमें का 10% लोग भी अगर कॉमिक्स खरीदते हैं तो इट्स अ वेरी लेस नंबर, करेक्ट। मतलब एज अ पब्लिशर, राइट, नए जो भी नए कस्टमर्स है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, राइट, दिस इज इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। सो जो फ्यूचर जनरेशन है, राइट, जिनको ऐड करके कंज्यूमर बेस या कस्टमर्स बढ़ाने चाहिए, उनके लिए मतलब क्या किया जा सकता है। मतलब माय क्वेश्चन इज, जो आप नॉट एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअली हर पब्लिशर तो अपना एफर्ट डालता है, बट जहां तक मुझे याद है कोई तो एक एसोसिएशन या ग्रुप बना था कॉमिक्स पब्लिशर्स का, करेक्ट। हाँ, तो मतलब इंडस्ट्री में, मतलब जैसे राज कॉमिक्स है, उनके पास एक्सपीरियंस है, बाकी सब आप सब नए पब्लिशर्स है, एक कंबाइंड लेवल पे क्यों नहीं एफर्ट किया जाता है इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, स्कोप रीच आउट करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अजीब किस्म का आदमी हूँ थोड़ा, क्योंकि कई वेरी लोग वेरी गुड डिफेंस भूपिंदर भाई, इतना बढ़िया डिफेंस किसी का नहीं देखा मैंने। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये चीज है कि अगर मुझे किसी की आइडियोलॉजी, कई लोग कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म को अलग रखो, पर्सनैलिटी अलग चीज है, इन सब चीजों को अलग रख के चलो, मैं ये चीज कभी फॉलो ही नहीं कर पाया। मैं 35 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ जो मैं 16 साल का था, बहुत छोटे एरिया से किया, बहुत छोटे ऑफिस से किया, जहाँ 4-5 का स्टाफ था, 15, 20, 50, 100 तक गया, लेकिन मैं कहीं पे एडजस्ट नहीं कर पाया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे पर्सनैलिटी और किसी सामने वाले की आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर सामने वाला मेरे साथ जितना मर्जी अच्छा है, मे बी यू आर नाइस टू मी,
बट यू आर नॉट नाइस टू योर एम्प्लॉइज, तो मेरी आपसे नहीं जमने वाली। मेरे साथ ऐसी चीज रहती है। और जब इतने सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो मेरे लिए ये भीड़ से ज्यादा और कुछ नहीं है, जब तक मेरा एक पर्सनल कनेक्शन ना हो। रवि जी के साथ जो मैं ये हमारी एक बुक आनी है जो क्रॉसओवर नेक्स्ट वही लॉन्च होनी है, अब उसी पे काम चल रहा है। कलरिंग उसकी दोबारा रिज्यूम हुई है तो थोड़ा रुकी थी बीच में। तो उनके साथ काम करने का तरीका इसलिए कि मैं उनको अच्छे से समझ चुका हूँ, उनका मैं ये समझ चुका हूँ कि वो अपने आर्टिस्ट क्रिएटिव सबकी इज्जत करते हैं, सबके साथ काम करने का उनका ढंग है। वो ऐसा नहीं करते कि एक आर्टिस्ट को कुछ बोला और मेरे पास आके बोला कि अरे ये तो बीसी है ना, या कुछ ऐसा है, ये तो इसको तो कुछ नहीं पता। तो मेरे साथ ये वाला इशू बहुत ज्यादा है। तो मुझे जब तक वो बंदा पसंद ना आ जाए, उसका तरीका पसंद ना आ जाए, तो और अब सोचो अगर इतने सारे पब्लिशर्स इकट्ठा होंगे तो उनके साथ वो मैच करना, उनकी सोच, और बाय चांस मेरा बीच में दिमाग बिगड़ गया कहीं पे तो वो प्रोजेक्ट तो आधे में लटक जाएगा कहीं पे। और ऐसी मैं सच बताऊं, मेरे 1-2 लोगों के साथ ऐसी बात हुई कि वो भी कुछ ना कुछ साथ मिलके कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो कम्युनिकेशन उनकी तरफ से शायद अच्छी हुई होगी, लेकिन जो मैंने परसीव किया उस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज का तमाशा नहीं बनना चाहिए, मतलब शुरू हो तो उसका तमाशा ना बने। मतलब हम ग्रोन अप्स इतने ज्यादा ग्रोन अप्स है, मुझे लगता है ऐसा, मुझे हाँ, तो इसका यही चीज है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि तमाशा ना बन जाए उस चीज का, कि कोई भी चीज अगर किसी का हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, लेकिन उसके लिए उस तरह का कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई साउथ में बैठा है, कोई राजस्थान में बैठा है, हमने एक बार ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन की और चलो हाँ करते हैं साथ में। और किसी ने अब मुझे डेजिग्नेशन, मेरे अंदर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे क्या बनाया भाई, मैं वाइस चांसलर बन गया, क्या बन गया, जो भी बनाया, ठीक है। तो मतलब इन सब चीजों के पीछे कोई ना कोई इशू होंगे, कोई किसी की बिचिंग कर रहा होगा, मुंह पे सारे कह रहे होंगे कि हाँ वाह वाह वही क्या डिसीजन लिया है। तो But I ये got सब चीजें that designation joke. I think other people did not get it, but I got that designation joke. मैंने समझ गया, बीच में बहुत हल्ला हुआ था, समझ गया। हाँ, तो मतलब ये चीजें मुझे प्रॉब्लम देती है और मैं चाहता नहीं हूँ कि मुझे सच में मुझे तमाशे से बहुत प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। और मैं एक और चीज, इसी चीज के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि किसी को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ ऐसी बातें बोलता हूँ तो उससे कोई ना कोई तो ऑफेंड होगा, पब्लिशर हो जाएगा। मैं सारी चीजें जो मेरी है वो मुंह पर है, मेरे को किसी से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, खुन्नस नहीं है। ऑब्वियसली जो मैं चीजें बोल देता हूँ उससे कोई खुंदक ले सकता है कि यार इसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेके जाता। अभी ये वाली जो बात हुई थी कि कौन सा, अभी अमित जी बोल रहे थे वो शुरुआत में जो इस चीज पे बात ना, जमीर वाला, जमीर की लाश, जमीर की लाश, वो जो चीज सामने आई मैंने उसका कमेंट कर दिया। तो मुझे उससे ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने वो कमेंट किया मुझे उससे प्रॉब्लम है। सामने वाला शायद सोच सकता है कि अब तो आमने सामने की लड़ाई, युद्ध शुरू हो चुका है, चलो अब अगला मैं डालूंगा फिर वो डाले। इतना ज्यादा मेरे को ले जाने का है नहीं, सारे अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स अच्छा काम कर रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन कहीं पे ऐसी चीज आएगी तो मैं हाजिर जवाब हूँ, लेकिन ऐसा दिल में कुछ नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन था, मतलब जो शॉर्ट में मैं जानना चाहता था कि मतलब इतना बड़ा ग्रुप बना, कोई एसोसिएशन बनी, इतना हल्ला हुआ था कि मतलब कुछ होने वाला है, कुछ हुआ नहीं। इन शॉर्ट आपके आंसर से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे एफर्ट्स ना। अब सोचो जो मैं अकेला नहीं कर सकता, ऑब्वियसली टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरे पास अभी टीम नहीं है। अगर मैं अपने मेन काम पे इस वक्त ध्यान दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास अगर एक टीम होती तो वो जो चीज लोगों को फील होती है कि कुछ अपडेट्स नहीं आ रहे, प्रणय मेरे साथ लगातार काम कर रहा था, अभी फिलहाल प्रणय नहीं कर रहा है, तो बीच बीच में वो चीजें हैंडल प्रणय भी करता था कि यार लेट्स कुछ, और या तो मुझे पोक करता रहेगा। अभी क्या सीन है कि हमारा ऐसा चीज हुआ है कि मैंने अपने कुछ क्रिएटिव्स को ऐसा कहा था कि मुझे कुछ टाइम तक मतलब मत करना, मतलब इस तरह की चीज हर चीज में कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। मैं कहा अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप माइंड भी रिफ्रेश कर रहा हूँ कि मुझे किस डायरेक्शन में लेके जाना और कैसे करना है, तो मुझे उसके लिए थोड़ा अपना मी टाइम चाहिए, इसलिए मत करना। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा स्लो हुआ था, लेकिन टीम की सबको ज़रूरत पड़ती है और मुझे लगता है कि वो लोग जो साथ में आए हैं, हर एक मेरी तरह तो नहीं है कि वो टीम मैन कई लोग बन सकते हैं, कईयों को आदत है कि वो, आप लोग भी प्रोफेशनल होंगे, कई लोग बहुत अच्छा करते हैं, मैं नहीं कर पाया और मुझे लगता है मैं आगे भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है वो लोग अच्छा कर रहे हैं। और मैंने सुना भी था वो क्या कहते हैं एवीजीसी का जो अपना ऑफिस है और ये सब चीज़ें, वहाँ तक भी वो लेके गए हैं चीज़ों को कि हमारे इंडियन कॉमिक पब्लिशर का ये वो ग्रुप है, कम्युनिटी है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी तरह का शायद उन्होंने कुछ पिच किया होगा, लेकिन मुझे इस तरह की न्यूज़ मिली थी। तो वो चीज़ें कर रहे हैं और अच्छी बात है वो कर रहे हैं।
डेमोक्रेटिक कुछ है कि ऑटोक्रेटिक है सब? अब इनको ये कैसे पता होगा, ये तो मेंबर ही नहीं है ना। नंबर नहीं है। हाँ अच्छा हाँ, तो हम लोग मैं सबसे पहला मेंबर वो हूँ जिसने एग्जिट किया था। गलत आदमी से पूछ अच्छा रहा मुझे नहीं सवाल। पता था, मुझे लगा था शंभू है उसमें। नहीं तो मैं नहीं। मैं वही बोल रहा था उस टाइम पे कि भुप्पी भाई बोल रहे हैं कि वो सुपारी नहीं देते किसी की, सामने सामने जो बात होगी उसके बाद ऐसा नहीं है कि पीछे जाके शार्प शूटर को भिजवा दिया किसी। हाँ दुग्गल साहब, आप खत्म कीजिए आपका एक और तो मेरा क्वेश्चन एक था। और क्वेश्चन था, मतलब आई नो आप भूपिंदर भाई, आप आपकी जितनी पढ़ी कॉमिक्स पढ़ी, आपके बारे में जितना जाना अब तक, आपसे जितनी बात की, यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ पैशन, प्योर लव। रवि भाई का भी हम लोग जानते हैं कि ही इज ऑल्सो डूइंग आउट ऑफ पैशन, प्योर लव। मतलब मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है देन ऑल्सो इट्स ओके फॉर यू, आप दोनों लोग खुश हैं। बट मेरा एक या छोटा सा क्वेश्चन है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आज से 10-15 साल बाद जिस हिसाब से कॉमिक्स बुक्स सोसाइटी या ग्रुप इंडिया में बढ़ रहा है, मैं इंडस्ट्री वर्ड नहीं यूज करूंगा, तो बेसिकली क्या फ्यूचर है? क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं डीसी मार्वल इज ऑन डिक्लाइन, मतलब जितने भी एक मिडिल एज लोग हैं वही डीसी मार्वल है, बाकी जनता से मांगा पे ही जा रही है। तो क्या इंडियन कॉमिक्स का आज से 20 साल बाद कुछ फ्यूचर आपको दिखता है फ्रॉम टोटली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन भी हैं? फ्यूचर का कुछ भी कहना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अभी पे। रवि जी का तो ये सोचना है कि बिकेगी, टाइम आएगा दोबारा, और आ सकता है। ना मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ। मैं इस चीज़ को लेके नहीं, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव रहूँगा तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि नहीं भाई ऐसा तो होगा, और किसी ना किसी टाइम पे जाके मुझे फील होने लगा अरे यार ऐसा तो हुआ नहीं। तो मैं अभी इस चीज़ को लेके ना पॉजिटिव, मैं जो अभी करंटली चीज़ें हो रही हैं मैं उस चीज़ से खुश हूँ। मैं कोई भी चीज़ पब्लिश कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से पब्लिश कर रहा हूँ कि एक हिस्ट्री तो बन रही है, कुछ ना कुछ तो मैं कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड हो रहा है ना, स्टोरीज तो राइट। मे बी शायद फिनाले बहुत अच्छा हो। अभी तक शायद वो पीक पे शुरू हुआ, फिर एवरेज गई स्टोरी लाइन, फिनाले अच्छा होगा। मे बी मैं इस चीज में कामयाब हो जाऊं कि एक ऐसी स्टोरी हो जिसको लोग याद करें, और आगे वाली जनरेशन भी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो चाहे कम ही रहे हमेशा, इससे ज्यादा कम कितना हो जाएगा, 1000 से 500 या 400 आ जाएगा, वो तो फिर एक जिले वाले लोग ही होंगे मुझे लग रहा है। इतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, कोई ना कोई कॉमिक्स पढ़ता ही रहेगा। और अगर ये आगे पीक अगर बढ़ता है, ऑडियंस का नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ता है तो भी अच्छा है, नहीं बढ़ता है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को कोई पीछे मुड़ के देखना चाहे कि क्या कॉमिक्स और भी हैं ऐसी, क्या है, हम कितनी कॉमिक्स ऐसी हैं जो आज कंप्लीट भी नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका नाम लेते हैं कि वो अच्छा काम हुआ है ना। ओडायन का तो मैं कितनी बार लेता हूँ, है ना। वो कुछ कंप्लीटली अमेजिंग चीज है ऐसी, और इनकम्प्लीट है लेकिन आप किसी को भी बोल सकते हैं आपकी, आप इसे पढ़ो, वॉर द शॉट है। आजकल कंप्लीट क्या होता है, नेटफ्लिक्स में हम एक सीजन देखते हैं, पता है नहीं आना है नेक्स्ट सीजन। बहुत रेयरली एक दो ऐसे होते हैं जो जिनका नेक्स्ट सीरीज आता है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट को भी तो हम कहते हैं कि अच्छा है। तो मैं इसी तरह से काम कर रहा हूँ कि मैं जो करंटली काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम करूँ, जो अभी आगे निकालने वाला हूँ वो भी अच्छा काम हो। अगर मुझे ऐसा आपने ये देखा होगा कि मैं प्राइस को भी थोड़ा एक मेंटेन करके रखता हूँ कि वहां पर नहीं ले जा रहा। अब मुझे ऐसा है कि मेरे खरीदने वाले 500 लोग हैं, चलो इन 500 लोगों को ऐसा करता हूँ जो 250 में निकाले इसको 500 में बेच देते हैं, खरीद तो लेंगे ही क्योंकि पढ़ रहे हैं और हर एक कैपेबल भी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं कहीं ना कहीं से वो प्राइस ऑफ पॉइंट या आर्ट वर्क या फिर कहीं ना कहीं मैं ऐसी चीज लाता रहता हूँ कि लोगों को जस्टिफाई वो कंटेंट वैसा करता रहे। मुझे बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। अभी शुरुआत में पहले बात की थी कि इंडियन आर्टिस्ट नहीं ले पाए, फिर हम फॉरेन के पास गए। फॉरेनर आर्टिस्ट क्या होते हैं, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ आपको मैं बताता हूँ क्रॉसओवर में क्या हुआ। एक आर्टिस्ट ने कुछ पेज तक काम किया, उसके बाद कहा कि आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, आप दूसरे आर्टिस्ट को ये कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरी बुक खराब हो जाएगी, मुझे एक ही तरह का आर्टवर्क चाहिए। तो उसके बाद उसने अपना रेट बढ़ा दिया कि मैं इतना चार्ज करूंगा तो ही मैं करूंगा। तो करने को तो कोई कुछ भी कर सकते, बोल लो कि हाँ नहीं। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, कर देते, इतना ज्यादा इतना भी नहीं है, मतलब $30 से $40 पे कोई आर्टिस्ट गया, तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। जब वो कर लिया, जब लास्ट के 20 पेजेस रह गए, तो उस आर्टिस्ट ने ये कहा कि मुझे तो लगा बुक 80 पेजेस की है, ये तो 100 पेजेस की है। क्रॉसओवर की बात हो रही। अच्छा। उस बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं। तो जब वो वहां पे हुआ तो मैंने कहा यार आप ईमेल चेक करो 1 साल पहले जो आपको आई है, वो हमेशा से स्क्रिप्ट 100 पेज की है, कभी आपको इससे कम की प्रेजेंट ही नहीं की। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा, अब मैं अगर कंप्लीट करूंगी तो फिर वो उसका इतना चार्ज करूंगी। उसने फिर वो रेट बढ़ा दिया।
तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज आते हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बाहर वाले फॉरेन आर्टिस्ट के साथ कि जिसमें आप वो भी है, हाँ। तो ये सब चीजें इसी के ऊपर भूपी भाई एक मजे का सवाल है मैं लेना चाहूंगा उसमें कि आपने इंडियन कॉमिक्स के लिए विदेशी आर्टिस्ट ही क्यों चुना? इंडियन आर्टिस्ट मर गए थे क्या? देखो मैंने अपनी दीवार पर एक सैंपल चिपकाया हुआ है, पूछता है एनआरआई मिलन मोहंती। वाह ओके आर्टवर्क भी दिखा दो आर्टवर्क मैं मजाक कर रहा हूँ ऐसा कोई सवाल नहीं था मिलन का, मैं चुटकी ले रहा था। नहीं मैं मिलन जी के लिए तो नहीं, मैं वैसे पता क्या जो आपने सवाल पूछा ये मुझे आ चुके हैं। जब मैंने फर्स्ट बुक अपनी लॉन्च की थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ग्रुप में पूछा है, उस वक्त तो मुझे इस तरह के मैसेज भी वो हो रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि आपकी बुक डस्टबिन में जाएगी, फलाना होगा, ये होगा। तो मैंने कहा यार अब इसके पीछे क्या रिएक्ट करे, जो डाल रहा है डस्टबिन में वो डालते रहे। तो लेकिन ये चीज है कि खरीद के डालना बस। कारण ऐसा था ना यार कि अब आप ये सोचो कि आप कॉमिक्स रिव्यू कर चुके हो, आपने तरह तरह का आर्टवर्क देख लिया है, कंटेंट देख लिया है ना, स्टोरी राइटिंग देख ली, बहुत सारी चीजें देख ली। उसके बाद जाके आप सिर्फ इसलिए अपना कंटेंट निकाल लो कि मैंने इंडियन आर्टिस्ट को एक चांस दिया और उसमें ऊंच नीच होगी आर्टवर्क में। अब जो मेरी ऑडियंस है उसमें ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको ये फर्क पड़ता है कि आर्टवर्क किसने बनाया है। पहले तो वो देखेंगे जो उन्होंने पैसा लगाया है उसमें है क्या अंदर। अब जितने भी थोड़े पॉपुलर जिनका मुझे आर्टवर्क पसंद था, मैंने उनको कांटेक्ट किया, कोई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में थे, वो कहते हम नहीं कर सकते, किसी ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने तो किया, मेरे पास बजट था, मैं किसी को भी हायर करने के लिए कैपेबल था उस वक्त, लेकिन कोई काम ही नहीं करना चाहता था। और जो काम करना चाहते थे उनका मुझे ऐसा लगा कि यार ये अभी रेडी नहीं है। मैं अपनी फर्स्ट बुक में इस तरह का मतलब अब आप सोचो कि अगर मेरा एक स्टूडियो होता तो मैं शायद जो अभी लर्नर्स हैं या जो अभी शुरुआत है, मे बी शायद मैं उनको उस तरह का एक एक्सपीरियंस दे सकता था, उनको अपने स्टूडियो में रखता, कोई सीनियर आर्टिस्ट को हायर करता, वो लोग वहाँ सीखते भी और काम भी करते प्रोजेक्ट्स में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, स्टूडियो नहीं है, तो मुझे तो कोई एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट ही चाहिए ना। एक्सपीरियंस आर्टिस्ट मना कर दिया। और जो मेरा दिमाग में ऐसा था कि किसी जैसा थीम है, इनकॉग्निटो का जैसा थीम है, डार्क थीम है, उसके लिए आर्टवर्क ऐसा चाहिए जो थोड़ा रियलिस्टिक वाइब दे। अगर कोई मर्डर दिख रहा है या कोई क्राइम हो रहा है तो आपको लगना चाहिए कि वो वाइब आनी चाहिए उस तरह की ना आर्टवर्क में। अगर वो कार्टूनिस्ट बन जाता है या कुछ ऐसा बन जाता कि आपको वो उसका मुंह इधर जा रहा है, हाथ इधर जा रहा है, ऐसा कुछ कहीं हो जाता तो फिर वो नहीं आनी थी वाइब किसी को। तो इस वजह से ही मैंने अभी तक इंडियन आर्टिस्ट को किसी को हायर नहीं किया। यही दो कारण है कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे, और जो अभी थोड़ा सीख रहे हैं उनके लिए मेरे अंदर हिचक थी कि मेरे जो कंज्यूमर्स है, रीडर्स है, उनका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। आज चाहे मैं फॉरेन आर्टिस्ट के साथ ही काम कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम लोगों को स्वयंभू कॉमिक्स खरीदते हुए ऐसा तो नहीं होता कि यार इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करे, क्या पता अंदर क्या है। उनको इतना आइडिया होता है कि चलो जो भी आएगा एवरेज से तो ऊपर ही होगा या एवरेज तो होगा, एटलीस्ट इतना एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं। ओके तो भूपी भाई मेरे दो सवाल हैं। अब पहले एक पूछ लेता हूँ, ये रिलेटेड टू योर पोस्ट ऑन फेसबुक। आपने काफ़ी मेहनत करके अनाउंस किया था कि आप 15 कैरेक्टर लेके आने वाले हो, 15 कैरेक्टर की स्टोरीज डाल दी थी, एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड और सब लोग पूछ रहे थे कि भाई ये नाम थोड़ा अजीब है, थोड़ा स्टोरी अच्छी लग रही है बट ऐसा है वैसा, मतलब काफी गहमा गहमी का माहौल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि काफी कैरेक्टर शॉर्ट लिस्ट भी हो गए थे उसमें से, कईयों ने कहा कि इस पे बना दो इसको। तो मुझे तो लगा था कि अल्फा के बाद तो भाई स्वयंभू कॉमिक्स ही है जो दनादन कैरेक्टर लेके आएगा, बट फिर आपने बड़ा खुलासा किया कि ये सब आपने एआई के थ्रू किया और इट्स वेरी इजी टू जनरेट सच स्टोरीज फ्रॉम द एआई। तो पहला सवाल ये है कि ये करने का रीजन क्या था, मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि ऐसा करना चाहिए, और दूसरा ये कि इसको देखने के बाद आपको क्या लगता है, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा? मैंने हेलो अमित, आपका वेब कैमरा गायब हो गया। बाकी आपकी आवाज आ रही है। गलती से पावर बटन दब गया था। ओके तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तो मतलब आप सुपारी नहीं देते हो किसी को? एक करके सॉरी दुग्गल साहब ले लो, आप जाने वाले हो ना इसके बाद। तो मेरा